ओम नमस्ते, शुभ संध्या सभी हमारे ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालक भाई बहनों को। मैं स्वामी पुण्यदेव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आज के इस सायंकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने पूज्य गुरुवर गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, माता-पिता को प्रणाम करते हुए आज के इस सत्र की शुरुआत करते हैं। पिछले 8 दिनों से आप अहर्निश प्रातःकालीन सत्रों में एवं सायंकालीन व्याख्यान सत्रों में बड़े बढ़-चढ़ कर भाग ले रहे हैं, बहुत उत्सुकता से भाग ले रहे हैं और काफ़ी भाई-बहन फ़ोन भी कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है और काफ़ी नई बातें सीखने को भी मिल रही हैं आप लोगों को, ऐसी आपकी अभिव्यक्ति हमें प्राप्त हुई है। तो कल इसका अंतिम दिन है इस सत्र का, क्योंकि 9 दिवसीय शिविर का आयोजन किया था हमने और कल अंतिम दिन है और पिछले महीने भी हमने मई माह में भी एक शिविर आयोजन किया था। तो ऐसे ही निरंतर हम इस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। उद्देश्य यही है, इस स्वदेशी के अभियान से जुड़कर, योग के अभियान से जुड़कर, भारतीय सनातन पुरातन संस्कृति के अभियान से जुड़कर हम पूरे भारत से लेकर पूरे विश्व में वैदिक सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा करें, प्रतिस्थापित करें और इसमें मेरे सहित आप सभी भाई-बहन अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो आज जो विषय, जैसे कि आपको पहले हमने सूचित किया था कि व्यापार प्रबंधन के विषय में आज हम चर्चा रखेंगे। व्यापार प्रबंधन का मतलब है कि किस प्रकार आप अपने जो स्वदेशी केंद्र है, ग्रामीण आरोग्य केंद्र है, स्वदेशी उत्पाद है, उसको जन-जन तक, देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा सकते हैं। अपने क्षेत्र जहाँ पे भी आपने ये शॉप खोली है, उसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ कैसे मिल सके। तो इसके लिए कुछ बातें तो आपको स्वाभाविक तरीके से पता होती हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि काफ़ी ऐसी हमारे लिए हितकर बातें होती हैं, व्यापार की दृष्टि से बहुत उपयोगी बातें होती हैं, हमें हमारा ध्यान उन विषयों पर नहीं जाता। तो मैंने इसके लिए आज आपके सम्मुख स्वदेशी अभियान को जन-जन तक पहुँचाने के लिए, जिन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है और पतंजलि के ग्रामीण आरोग्य केंद्र, चिकित्सालय, मेगा स्टोर और आरोग्य केंद्र का जो है नेतृत्व लगभग 6-7 साल तक किया है। ऐसे आदरणीय पंकज जी को मैंने आमंत्रित किया है। अभी पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने उनको अन्य ज़िम्मेदारियों पे लगाया है, तो कुछ समय के लिए उन्होंने इस स्वदेशी के अभियान से अवकाश लिया है और अन्य कार्यों पर वो संलग्न हैं, अन्य सेवाओं पर वो लगे हैं। तो उन मैंने सोचा कि उनके अनुभवों का लाभ आपको भी दिया जाए, तो इसी के लिए मैंने उनको आज आमंत्रित किया है कि वो बिज़नेस के विस्तार के बारे में आप लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन करें। तो उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए आज आपके लिए समय दिया है। तो सभी भाई-बहन जितने भी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालक हमसे जुड़े हैं या आगे जुड़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ अतिथियों को भी मैंने आज जॉइन किया है, जॉइन करवाया है इस कार्यक्रम के लिए, जो अभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोले नहीं हैं, लेकिन या भविष्य में इस व्यापार से, इस स्वदेशी के अभियान से जुड़ना चाहते हैं, उनको भी आमंत्रित किया है। तो बीच में आपका कोई विशेष प्रश्न होगा तो उसके लिए भी आप प्रश्न कर पाएँगे। पहले सर्वप्रथम आदरणीय पंकज जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों की ओर से, और कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस सेवा के लिए दिया है। तो मैं ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए आदरणीय पंकज जी से निवेदन करूँगा, चूँकि आप सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, शहर के नहीं हैं, तो सरल भाषा में, जो गाँव की ठेठ भाषा होती है, उस भाषा में जिससे कि अंदर तक बात पहुँच सके, तो ग्रामीण अंचल से आप आने वाले हैं, तो ग्रामीण भाषा में जिससे कि ग्रामीणों को बहुत सरलता से बातें समझ में आ सके, तो उस भाषा में आप उपयोगी बातें, लाभप्रद बातें
और स्वदेशी के इस जन जन के अभियान को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली बातें पहुंचाने की कृपा करें। एक बार पुनः मैं सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों की ओर से आदरणीय पंकज जी का धन्यवाद करते हुए उनका स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं, कृपया आप अपना मार्गदर्शन शुरू करें और मैं मंच से उनको समर्पित करने जा रहा हूं। ओम सभी को श्रद्धा पूर्वक मेरा विनम्र प्राण है। मुझे मातृशक्ति यहाँ उपलब्ध है, मेरे पिता तुल्य वरिष्ठ यहाँ उपलब्ध है, प्रिय अनुज युवा भाई भी मेरे उपलब्ध है यहाँ पे सभी, जो योग की आयुर्वेद की सेवा में एक दिव्य भावना के साथ परम पूज्य महाराज श्री के स्वदेशी के अभियान में अपने संसाधनों को समर्पित करके एक दिव्य भाव के साथ, एक भव्य भाव के साथ इस कार्य में अपने पुरुषार्थ को समर्पित कर रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस सेवा का अवसर मुझे प्रदान किया और मेरा ये सौभाग्य है कि ग्रामीण क्षेत्र तक इस स्वदेशी के अभियान को जो लेकर चल रहे हैं, योग के आयुर्वेद के ऋषियों की महान परंपरा के इस कार्य को जो आगे लेके चल रहे हैं, जो इस ध्वजा को लेके चल रहे हैं, उनके साथ आज वार्ता करने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस दिव्य अभियान में जिनका परम पुरुषार्थ है, ऐसे पूज्य गुरुवर परम पूज्य स्वामी जी महाराज को, परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज की आध्यात्मिक उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। ये स्वदेशी का जो कार्य है, ग्रामीण आरोग्य केंद्र का जो आप कार्य कर रहे हैं, कुछ ये विचार कर सकते हैं कि वर्तमान में योग और आयुर्वेद को परम पूज्य महाराज श्री ने अपने पुरुषार्थ से एक बहुत बड़ा अवसर दे दिया व्यापार का। कुछ इस अवसर को कैश करना चाहते हैं कि योग का कार्य आगे विस्तार हो रहा है, आयुर्वेद के कार्य का आज विस्तार हो रहा है, क्यों ना इसको कैश किया जाए, क्यों ना हम एक छोटा सा कैश करने के लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर दें, अपने ग्रामीण क्षेत्र में एक आरोग्य केंद्र खोल दें और इससे कुछ लाभ अर्जित किया जाए। ये एक विचारधारा हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा सभी की है, लेकिन जब हम किसी भी व्यवस्था में अपने संसाधनों को लगाते हैं, आप में से प्रत्येक आरोग्य केंद्र संचालक जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहा है, न्यूनतम हमें उम्मीद है 1,00,000, 1.5 लाख से लेके 3 लाख 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो इस सोच के साथ कर रहा है कि इससे लाभ अर्जित किया जाए या इससे अपनी आजीविका चलाई जाए। ये सामान्य विचार है। ये हो सकता है कि सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में ये विचार हो, लेकिन उसी समय कालखंड में, उसी इन्वेस्टमेंट में, उसी समय में, जिस समय में हम अपने आरोग्य केंद्रों का संचालन कर रहे हैं, उसमें एक अच्छा माइंडसेट हम अपने अंदर धारण कर लें और पूरी ऊर्जा के साथ लगे, संस्थान की आइडियोलॉजी के साथ अपने माइंडसेट को मैच करते हुए, फिर आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा जो है, आपके अंदर जो आपका व्यक्तिगत सामर्थ्य, चाहे वो बौद्धिक सामर्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक सामर्थ्य हो, चाहे वो आर्थिक सामर्थ्य हो, चाहे वो सामाजिक सामर्थ्य हो, वो दिन प्रतिदिन वृद्धि करता जाएगा। वर्तमान में हम देखें तो पूरे विश्व में ऐसा कोई भी प्रकल्प नहीं है जो संपूर्ण देश में एक व्यापार के माध्यम से ऋषियों की महान परंपरा का भी गुणगान करता हो, अपनी महान संस्कृति का भी गौरवगान करता हो और आजीविका का भी साधन देता हो और समाज में यश प्रतिष्ठा दिलाने का भी बहुत बड़ा आधार हो। चाहे वो हमारी माताएं बहनें हैं, चाहे वो युवा हैं, ये स्वदेशी का अभियान
केवल मात्र एक दुकान का संचालन करना मात्र नहीं। ये स्वदेशी का अभियान, इस स्वदेशी के अभियान में आप देखिए कितना बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। मैं प्रयास करूंगा कि सरल शब्दों में आप तक बातों को पहुंचा पाऊं। पोर्टफोलियो से मेरा मतलब है हमारे आरोग्य केंद्र में जो ग्रामीण क्षेत्र में हम संचालन कर रहे हैं उसमें आयुर्वेद की औषधियां भी है, उसमें दैनिक चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो हेयर केयर हो, चाहे डेंटल केयर हो, चाहे स्किन केयर हो, सारे प्रकार के उत्पाद हमें उपलब्ध है। लगभग 800 SKUs से ज्यादा के प्रोडक्ट्स आपके ग्रामीण आरोग्य केंद्र में बिक सकते हैं, जिसमें औषधियां भी हैं। और औषधियां कैसी? सर के बालों से लेके पैरों के दर्द तक, मसल्स से लेके इंटेस्टाइन तक, हमारी जो आते हैं, हमारे जो दांत है, हमारी जो आंख है, हमारा बॉडी में जो भी सामान्य रोगों से लेके गंभीर रोगों तक की जो एक चिकित्सा के उपचार में सामान्यतः औषधियां जो उपयोग की जाती हैं और गंभीर रोगों में जो औषधियां उपयोग की जाती हैं वो आपके ग्रामीण आरोग्य केंद्र में उपलब्ध है। इतना बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है हमारे पास। घर के आटे से लेके, नमक से लेके, दाल से लेके, चावल से लेके, बिस्किट से लेके, नमकीन से लेके, सामान्यतः नमकीन जो हम अतिथियों को जब आदर सत्कार के लिए देते हैं वो नमकीन से लेके, आटा नूडल्स से लेके, घी तेल से लेके, ओट्स से लेके, सारी चीजें उपलब्ध है। इतना बड़ा पोर्टफोलियो एक तरफ, और योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से ग्रामीण में क्षेत्र में, एक ग्रामीण आंचल में आपका यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र में आरोग्य केंद्र है तो आसपास के 8-10 ग्रामीण क्षेत्रों से आप जुड़ जाएंगे। किस माध्यम से? केवल योग और आयुर्वेद की सेवा के माध्यम से। लेकिन इस सब के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? संस्थान की आइडियोलॉजी के साथ अपने माइंडसेट को रन करना, उसी दिशा में सोचना। और आप जब उस दिशा में सोचेंगे, आप विश्वास मानिएगा, जो बात मैंने पहले कही मैं उसको दोबारा दोहरा रहा हूं, आपका आंतरिक सामर्थ्य, आपका बौद्धिक सामर्थ्य, आपका ऐश्वर्य, आपकी समृद्धि विचारों के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में जो प्रतिष्ठा है वो दिन प्रतिदिन प्रगति करेगी जब आप आइडियोलॉजी के साथ मैच करें। इसका मतलब क्या है? जब हम पूज्य स्वामी जी को देखते हैं तो हो सकता है विभिन्न जो MNCs है जो स्वामी जी के कार्य के विस्तार को देखकर ईर्ष्या करती हैं, नफरत करती हैं, वो एक ऐसा वातावरण निर्मित करने का प्रयास करती हैं। तो बाबा जी तो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा धंधा हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, क्योंकि आप ग्रामीण आरोग्य केंद्र चला रहे हैं। पूरे देश में 1080 वैद्य परम पूज्य आचार्य श्री के दिव्य सानिध्य में काम करते हैं, निशुल्क, पूरे देश के लिए निशुल्क OPD करते हैं। उनके पास रोगी आते हैं, उन रोगियों को वो समझते हैं, उनकी बीमारी क्या है, क्या उपचार किया जा सकता है आयुर्वेद की दृष्टि से, चाहे वो BP के लिए रोगी आया हो, पेट दर्द के लिए आया हो, आंखों की चिकित्सा के लिए आया हो, बालों की चिकित्सा के लिए आया हो, गले की चिकित्सा, थायराइड के लिए आया हो, कैंसर के लिए आया हो, माइग्रेन के लिए आया हो, ट्यूमर के लिए आया हो, सबको समान भाव से, गंभीरता से हमारे वैद्य निशुल्क देखते हैं, निशुल्क चिकित्सा परामर्श देते हैं। उनको क्या आहार लेना चाहिए, क्या आहार नहीं लेना चाहिए, कौन सा योग प्राणायाम उनको करना चाहिए जिससे कि उनके रोग क्योर हो सके, उनको हम खत्म कर सके, ऐसा गंभीरता से उपचार 1080 वैद्य पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं निशुल्क। आज किसी डॉक्टर के पास जाओ शहर में, कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए बात करने जाओ तो पहले उसकी फीस होती है 2000 रुपए, जिसमें वो मुश्किल से 2 मिनट देता है आपको बताने के लिए। उसके असिस्टेंट होते हैं, वो रिपोर्ट देखते हैं, बोलते हैं जी ये रिपोर्ट चाहिए, ये रिपोर्ट चाहिए, तमाम एलोपैथिक जांच की रिपोर्ट्स लिख देते हैं, कमीशन बाजी करते हैं, और फिर डॉक्टर 2000 रुपए की फीस लेके उनसे जो है 2-5 मिनट मिलता है, और भीड़ उसके काउंटर के बाहर पड़ी रहती है, और हम कहते हैं कि डॉक्टर हमसे बात कर ले, हमें बता दे, हमारा समाधान दे दे। और यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता OPD का। पूरे देश में अगर संस्था शुल्क लेना शुरू करे तो प्रतिदिन का 2.5 से 3 करोड़ रुपए केवल कंसल्टेंसी फीस के रूप में पतंजलि योगपीठ संस्थान कमा सकता है। ये चैरिटी के रूप में संस्थान देती है, मतलब वैद्यों को सैलरी दे रही है संस्था,
वैद्यों को 25-30 हजार से लेके 45-50 हजार तक सैलरी वेतन दिया जाता है मासिक, और उस मासिक वेतन में संस्था खर्च करती है लगभग 5 करोड़ रुपए महीने का, और जो कमा सकती है वो भी नहीं ले रही। तो ये सेवा है संस्था की। योग की कक्षाओं के माध्यम से पूरे देश में परम पूज्य महाराज श्री ने एक सकारात्मक वातावरण निर्मित कर दिया है कि बीपी, शुगर, थायराइड, कोलाइटिस, आर्थराइटिस, माइग्रेन, कैंसर, इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से। स्वामी जी स्वयं सुबह 3:30 बजे उठ के पूरे देश में पुरुषार्थ कर रहे हैं, पूरे देश को जागृत कर रहे हैं कि योग की तरफ आओ, आयुर्वेद की तरफ आओ, इससे आपका धन बचेगा, आपका परिवार का जो एक नकारात्मक वातावरण है वो भी खत्म होगा, घर परिवार में प्रेम आएगा और सुख आएगा, आरोग्य आएगा। इतना बड़ा जो है कार्य स्वामी जी निःशुल्क कर रहे हैं प्रत्येक सुबह 3:30 बजे। कौन उद्योगपति है इस देश में जो सुबह 3:30 बजे उठ के 5 बजे से लेकर 10 बजे तक देश के लोगों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाता है, देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है, उनको कर्तव्यों का पाठ पढ़ाता है, उनके परिवार के प्रति उनको पाठ पढ़ाता है। इतना आपको इसलिए कहा जा रहा है कि आपको प्रतिदिन अपने कार्य को, अपने आरोग्य केंद्र को विशाल वृद्धि देने के लिए सबसे बड़ा आलंबन आपको योग का और गुरु का लेना पड़ेगा। परम पूज्य महाराज श्री से प्रतिदिन जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो आस्था के माध्यम से जुड़े, चाहे प्रातःकालीन जुड़े, चाहे सायंकालीन जुड़े, ताकि आपको संस्थान की विभिन्न गतिविधियों का पता रहे और आप भी योग के माध्यम से जुड़े। आप भी अपने ग्रामीण अंचल में प्रतिदिन एक योग कक्षा का संचालन करें। अभी ये कोविड का जो खतरा है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तीसरी लहर आएगी, लेकिन योग करने के लिए कोई मनाही नहीं है। गांव में जब आपके केंद्र पे लोग आ रहे हैं तो आपको उनको, मान लो कोई रोगी आया आपके पास, उसने कहा जी स्वामी जी की बीपी की दवाई दे दो, आपने मुक्तावटी हमारी दे दी उसको उठाकर, उसने कहा जी पेट की दे दो, आपने शुद्धि चूर्ण दे दिया, उदरकल्पवटी दे दी। लेकिन केवल दवाइयां बेचना हमारा उद्देश्य नहीं है। आप उसको बताइए कि क्या उसको आहार लेना है, कैसा आहार लेना है, कौन सा प्राणायाम करना है, कौन से आसन करने हैं, जिससे कि वो अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइट स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करके अपने आप को स्वस्थ कर सकता है, और औषधियां वो ले प्रारंभिक चरण में, जिससे कि उसका उपचार हो जाए। देखिए, व्यवहार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो बिलिंग काउंटर पे व्यक्ति बैठा होता है। तो मैं एक एक करके इस भूमिका के पश्चात मैं एक एक करके आपको स्टेप वाइज चीजें बताऊंगा कि जो आपके आरोग्य केंद्र की बिक्री को वृद्धि करने में सबसे ज्यादा सहायक होगी। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं हमारा सबसे बड़ा जो आलंबन है आरोग्य केंद्र के संचालन का, वो गुरु का सानिध्य और योग कक्षा है। योग कक्षा के माध्यम से, चाहे वो आप उसको ऑनलाइन लीजिए, पूरे देश में आज ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, चाहे उसको ऑफलाइन लीजिए, मतलब आप, इंटरनेट आज बहुत बड़ा माध्यम हो चुका है। आपके गांव वालों को ये पता होना चाहिए कि आप योग सिखाते हैं ऑनलाइन, मतलब आप फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बहुत आसान है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप ग्रामीण भाई बहन जब मेरी बात को सुन रहे होंगे तो एक ये सोच रहे होंगे कि अरे इतना मुश्किल काम पंकज जी बता रहे हैं। मैंने कई ऐसे ग्रामीण भाई बहनों को देखा है जो यूट्यूब पे समय बर्बाद करते हैं। क्या करते हैं जी, वो फेसबुक पे बहुत समय बर्बाद करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, सीधे सीधे अंगूठा से ऊपर चीजें बढ़ाते हैं, नीचे चीजें बढ़ाते हैं, गाने सुनते हैं, विभिन्न दूसरी चीजें देखते हैं। आपको अपना समय बर्बाद करना नहीं है। आपका तो समय बर्बाद होता है फेसबुक और यूट्यूब पे दूसरों के प्रचार को देख के, आपका पैसा जाता है, आपका डाटा वेस्ट होता है, और इनकम उनकी होती है। आप समझिएगा मेरी बात को, जब आप फेसबुक पे कोई काम करते हैं, दूसरों का प्रचार देखते हैं, वीडियो देखते हैं, गाने देखते हैं, जो भी उसमें हुल जलूल चीजें चलती हैं, तो उनके व्यू बढ़ते हैं, उनको पैसा मिलता है, लेकिन आपका डाटा खर्च होता है, आपके मोबाइल का पैसा खर्च होता है, आपका समय खर्च होता है, और आपको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे आपको अपना अकाउंट अपने प्रचार के लिए बनाना है, अपने अपने सेवाओं के विस्तार के लिए बनाना है, अपने उद्योग के विस्तार के लिए बनाना है। व्हाट्सएप भी एक सोशल मीडिया का माध्यम है, फेसबुक भी एक सोशल मीडिया का माध्यम है, और यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया का माध्यम है। तो उसमें आप ऑनलाइन जाके योग सिखाएं। गांव के लोगों की, महिलाओं की जो भी एक
5-6 महिलाएं, 15-20 महिलाएं, क्योंकि सबके परिवार में एक महिला तो है ही, और सबके परिवारों में कोई ना कोई परिवार में रोग भी है। तो जो महिलाएं बहनें होती हैं वो घर के परिवार को आहार देने में, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने में, क्या खाना बनना है क्या खाना नहीं बनना, उस चीज में सबसे ज्यादा भूमिका उसकी होती है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप एक चीज प्रारंभ करें। हमारे पास आरोग्य से संबंधित क्या आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, परम पूज्य स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी के द्वारा उन्हीं के हाथों से लिखी हुई पुस्तकें हैं। देखिए इन पुस्तकों में कितना गंभीरता से चीजों को लिखा गया है। हमारे ऋषियों ने जल चिकित्सा के बारे में बताया है, आहार चिकित्सा के बारे में बताया है, फल चिकित्सा के बारे में बताया है, आहार, दिनचर्या, जल, दूध, घी, तेल, मसाले, इन सब के बारे में बताया है कि किस रोगी को कैसा आहार लेना चाहिए, और उसमें भी वात पित्त कफ की भूमिका है। मैं आपको इसलिए इतना बता रहा हूं क्योंकि जब आप आरोग्य केंद्र खोलेंगे तो ग्रामवासी आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उनको योग और आयुर्वेद के उपचार बताएं। साबुन तो हर कोई बेच लेगा, पतंजलि का साबुन ओपन मार्केट में है, पतंजलि का शैम्पू ओपन मार्केट में है, पतंजलि के तेल ओपन मार्केट में है, पतंजलि के बिस्किट ओपन मार्केट में। आप आरोग्य केंद्र चला रहे हैं, आप डिफरेंट कैसे हैं उन लोगों से, सभी से? आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है, आपको अपनी छवि बनानी है कि आप उन सब से भिन्न हो और एक आरोग्य केंद्र का संचालन कर रहे हो। और उसके लिए फिर आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज कैसी कि स्वामी जी जैसे योग आयुर्वेद की बात करते हैं तो लोग, महिलाएं, बच्चे, पुरुष आपके आस आकर पूछेंगे जी मुझे ये रोग है, मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी औषधि लेनी चाहिए। अब आपके यहाँ पर तो गांव में वैद्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन औषधियां आपके पास उपलब्ध है, तो औषधियों की समझ भी होनी चाहिए। तो वो समझ कहाँ से आएगी? जब आपके पास दवाइयां पहुंच जाएगी और आप दवाइयों के रैपर को पढ़ोगे तो वो समझ नहीं बन पाएगी आपकी पूरी डिटेल में, पूरा डीप में। आपको समग्र ज्ञान नहीं हो पाएगा जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, रीडिंग हैबिट्स नहीं होगी जब तक आप। और रीडिंग हैबिट्स के लिए आपको बहुत ज्यादा समय और संसाधन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। खर्च क्या करना है? समय इन्वेस्ट करना है। आप समय इन्वेस्ट करेंगे, वो आपको रिटर्न देगा। रिटर्न किस रूप में देगा? आपकी नॉलेज बढ़ेगी योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में। तो उसके लिए पूज्य आचार्य श्री ने सबसे अच्छी जो पुस्तक लिखी हुई है, औषध दर्शन पुस्तक लिखी हुई है। इस औषध दर्शन पुस्तक में पतंजलि दिव्य फार्मेसी की सभी औषधियों का डिटेल्ड में आपको विद एग्जाम्पल, रोगों के अनुसार डिजीज वाइज औषधियों का परिचय दिया गया है। केवल इतना मात्र नहीं, उनकी रसोई में, उनके खान पान में, डिजीज वाइज क्या क्या उनको परिवर्तन करना है, रोगों जो रोगियों को हो रखे हैं समाधान के लिए, वो इस औषध दर्शन पुस्तक में दिया हुआ है। और ये पुस्तक मात्र 60 रुपए की है। परम स्वामी जी और श्रद्धेय आचार्य जी ने जो साहित्य लिखा हुआ वो प्रिंट रेट पे आपको उपलब्ध कराते हैं। औषध दर्शन जो पुस्तक है ये आपको हम इसलिए आपको बता रहे हैं जिससे कि आप अपनी दुकान के माध्यम से जो औषधियां आपने रखी हुई है, चाहे वो 50,000 की हो चाहे वो 70,000 की हो, उनका बोध होना चाहिए, उनका नॉलेज आप होना चाहिए। और जब आपको औषधियों का नॉलेज होगा, आप यकीन मानिएगा, आप 6 महीने औषधियों के ऊपर कार्य करेंगे, इनकी नॉलेज लेंगे और गांव में प्रचार करेंगे, आपका एफएमसीजी से ज्यादा, साबुन, तेल, आटा, दलिया, शैम्पू, इन सब से ज्यादा, दंत कांति से भी ज्यादा बिक्री औषधियों की होगी, क्योंकि हर व्यक्ति आज के टाइम पे परेशान है और आपको बोध नहीं होगा। और गांववासी आएंगे आपके पास और बोलेंगे जी हमें वो दवाई बताइए, आप बोलेंगे जी ये वो, आप उनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे कि आपको खट्टी डकारे तो नहीं आती, आपको गैस तो नहीं बनती, आपको शुगर में बेचैनी तो नहीं हो रही, पैरों में कोई औषधि गर्म तो नहीं कर रही, आपको क्या कहते हैं उससे, इंडाइजेशन तो नहीं हो रहा, मतलब अपचन, इंडाइजेशन को अपचन कहते हैं, मतलब खाना ठीक से ना पचना। तो इन सभी चीजों में जब गांववासी आपसे आकर पूछेंगे तो आपका परफेक्ट आंसर होना चाहिए, आपका नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए।
आपके द्वारा उनको योग प्राणायाम बताना परफेक्ट होना चाहिए। तो वो जब ग्रामवासी आपके पास से जाएगा और औषधि लेगा, उसको लाभ होगा, तो गांव में तो एक चीज जो है 100 गांवों तक फैलती है। आपकी औषधि से किसी गांव वासी को पेट का समस्या समाधान हो गया, उसको बीपी में आराम हो गया, उसके शुगर में आराम हो गया, उसके माइग्रेन में, अनिद्रा में आराम हो गया, तो उसका प्रचार आपके आपके आरोग्य केंद्र का, हमारे आयुर्वेद का, हमारे योग का आसपास के 10 गांवों में होगा। तो 10 गांव के प्रचार जो हुआ आपका, वहां के भी लोग आपके पास आएंगे, जी स्वामी जी की वो औषधि बता रहा था वो गांव वाला, वो मुरारी लाल बता रहा था, वो दवाई दे दो। तो मेरा ये कहना, आप, मैं इतना ज्यादा इस विषय पे इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसमें एक ये पुस्तक है, मैं स्वामी जी से भी निवेदन करूंगा, इसमें दिव्या फार्मेसी की जितनी भी औषधियां हैं उनका पूरा डिटेल दिया गया है सामान्य भाषा में, जिससे कि आपको समझ आ पाए। इसके पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे हम भिजवा देंगे, जिससे कि आप इन औषधियों को पढ़ पाओ। और औषध दर्शन पुस्तक किस लिए? जिससे कि आप रोग अनुसार, डिजीज वाइज समझ पाओ कि कौन से रोगी को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैं आपको कुछ इसके बिंदु बता देता हूँ इस पुस्तक में क्या दिए हुए हैं, जिससे कि आपको और समझ आए। इसमें पंचकर्म चिकित्सा के बारे में बताया हुआ है। पंचकर्म में वमन, विरेचन, अनुवासन, बस्ती, इनका क्या लाभ है। प्राकृतिक चिकित्सा के पंच तत्व क्या है। आयुर्वेदानुसार जटिल एवं जीर्ण रोगों की प्रमाणिक एवं स्वानुभूत चिकित्सा क्या है। फिर इसमें आपके फल चिकित्सा के विषय आ जाएंगे, क्या आहार क्या लेना चाहिए किस रोग में, क्या नहीं लेना चाहिए, वो आ जाएगा। और फिर हृदय रोग, मधुमेह, अम्ल पित्त, मोटापा, स्त्री रोग, त्वचा रोग, बाल रोग, मनोरोग, नक्सीर, पुरानी खांसी, सर्दी, दमा, कब्ज, गैस, स्त्रियों के अति लाभदायक बलाचूर्ण के लाभ, मतलब जो जड़ी बूटियां हैं उनके क्या लाभ हैं। कैंसर, एड्स, मधुमेह, सिर दर्द, होठों का फटना, तिल की दवा, तिल खाया जाता है, त्रिफला, गोमूत्र, हरित की, इलायची, काली मिर्च, जीरा, धनिया, मेथी, राई, लौंग, नींबू, प्याज, लहसुन, शहद, पंचामृत, गिलोय, तुलसी, जड़ी बूटियों के साथ साथ पूरा 60 रुपए मात्र में आपको नॉलेज हो जाएगा, जिससे कि आप ग्राम वासियों के सामने निरुत्तर ना हो, आपके सामने आंसर हो, आप उनकी समस्याओं का उत्तर दे पाए, इसलिए ये बताया गया है। तो ये जो पुस्तकें सामान्यता थी, ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया कि आपको आयुर्वेद की नॉलेज हो, आयुर्वेद की समझ हो, तो आप इस पुस्तक का सदुपयोग करें। आगे की बात चलते हैं। देखिए, आप पतंजलि आयुर्वेद के ब्रांड के साथ जुड़े हैं, ब्रांड की पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। आप, ब्रांड होता है ना, लोग जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, गोदरेज है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, रेनबैक्सी है, सिप्ला है, कुछ औषधियों के ब्रांड है, कुछ एफएमसीजी के ब्रांड है। ऐसी पतंजलि आयुर्वेद एक ब्रांड है, दिव्या फार्मेसी एक ब्रांड है। पतंजलि आयुर्वेद क्या है, वो हमारा फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट्स है, उसमें खाने और जो प्रोडक्ट हम त्वचा के लिए यूज करते हैं, घर के बाथरूम के लिए यूज करते हैं वो। और दिव्या फार्मेसी औषधियों वाला ब्रांड है, जिसमें औषधियां बनाई जाती है, जिसमें हमारी दवाओं का उत्पादन होता है, वो दिव्या फार्मेसी है। तो इसमें स्टोर के अंदर जो आपने प्रोडक्ट लगा रखी है उसका डिस्प्ले बहुत महत्व रखता है। पता लगा आपने साबुन पीछे ही दवाई रख रखी है और खाने के प्रोडक्ट के साथ जो है वॉशिंग पाउडर रख रखा है, बिस्किट के साथ जो है आपने डिटर्जेंट केक रखा हुआ है, तो प्रोडक्ट को मिक्स ना करें। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि प्रोडक्ट का डिस्प्ले बहुत महत्व रखता है केंद्र पे, लोगों को दिखना चाहिए जहां औषधियां रखी हैं वहां पे आप अपनी तरफ से एक व्यवस्था करें। पेट दर्द की औषधि कौन कौन सी है उसका एक अलग से कॉलम बना लें, सामान्यता इम्यूनिटी के लिए जो औषधियां उसका एक अलग से कॉलम बना लें, जो हमारे पाउच आते हैं, काढ़े आते हैं, उनका एक अलग से रैक बना लें, अपनी जो वटियां आती हैं उनका एक अलग से रैक बना लें। मतलब औषधियां रैक पे इस तरीके से रखी होनी चाहिए कि लोग जब आपके स्टोर पे घुसे तो उनको दिखे कि आपने कौन कौन सी दवाइयां कैसी कैसी रख रखी हैं, ताकि उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हो, अरे स्वामी जी की तो ये औषधियां आती हैं, जरा बताना इनके बारे में। मान लो व्यक्ति आपके पास आया है लेने बिस्कुट, आया है आपके पास लेने के लिए आटा, आया है आपके पास लेने के लिए मसाले, और उसको दिख जाते हैं तमाम प्रोडक्ट डिस्प्ले में,
क्योंकि हमारे शहर में जो स्टोर होते हैं, हम आपको बता देते हैं, वहां पे कस्टमर स्टोर के अंदर घुस के अपने हाथ में बास्केट लेके काउंटर जाके अपने आप प्रोडक्ट को उठाता है और अपनी बास्केट में रखता है और परचेज करता है। ग्रामीण क्षेत्र में ये पॉसिबल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा चोरी का डर रहता है, केंद्र थोड़े छोटे होते हैं, बच्चे ज्यादा होते हैं, घूमते हैं फिरते, तो इतना ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी रखा जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आप सुरक्षा के साथ साथ डिस्प्ले भी रखते हैं तो सर्वोत्तम है अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी। अन्यथा आपके स्टोर पे प्रोडक्ट के एक तो डिस्प्ले रैक में प्रोडक्ट का बहुत सुंदर डिस्प्ले होना चाहिए, व्यवस्थित डिस्प्ले होना चाहिए, उसके ऊपर मिट्टी नहीं होनी चाहिए। दवाइयों के ऊपर देखिए समय ज्यादा नहीं लगता, हमने कई ऐसे केंद्र देखे हैं जो मतलब ग्राहक आया कुछ औषधि लेने के लिए आयुर्वेद की, काउंटर पे बैठे व्यक्ति ने औषधि उठाई और ग्राहक को पकड़ा दी और देखा जो डब्बी थी उसके ऊपर तो मिट्टी चढ़ी हुई थी। तो अपने को अपने प्रोडक्ट को सुंदर रखना है। हो सकता है कि प्रोडक्ट डिस्प्ले पे लगे लगे धूल मिट्टी चढ़ जाती है, क्योंकि दुकान का शटर खुला रहता है, गाड़ियां आगे से आती जाती रहती हैं, धूल के कारण जम जाते हैं। तो अपने पास या तो एक ऐसा कपड़ा रखें, जब आप ग्राहक को प्रोडक्ट दें तो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। और दूसरा, काउंटर के बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति आपके स्टोर के डिस्प्ले को देख के उत्पादों का अंदाजा लगा सके, अरे पतंजलि की क्या च्यवनप्राश भी आता है, पतंजलि का अमृत रसायन भी आता है, पतंजलि का क्या पावर वीटा भी आता है, पतंजलि के ओट्स भी आते हैं, पतंजलि के सभी उत्पादों के विषय में उसको एक सुंदर डिस्प्ले दिखना चाहिए। और नहीं होता तो आप धीरे धीरे ग्राहक से उसका परिचय कराते रहे, आप उसको बताते रहे। तो मेरा ये आपसे जो प्रारंभिक चरण में जो आपसे निवेदन था, अपने आरोग्य केंद्र के कुशल संचालन का, प्रोडक्ट का डिस्प्ले के साथ साथ आपको उसकी नॉलेज का होना, जिससे कि ग्राहक को आप उत्तर दे पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम किस तरीके से अपने यहाँ पर स्टॉक की प्लानिंग करें। अधिकतर क्या होता है, आरोग्य केंद्र संचालक या कोई भी केंद्र संचालक होता है, दुकानदार होता है, जो नया दुकान का कार्य शुरू करता है, वो देखता है कि मेरा 5,000 रुपए तो साबुन में स्टॉक है, 3,000 रुपए मेरे जूसेस में स्टॉक है, 10,000 रुपए मेरा औषधियों में स्टॉक है। इस तरीके से वो प्रोडक्ट वाइज स्टॉक, कितनी हमें मात्रा कौन से प्रोडक्ट की रखनी है, इसकी प्लानिंग की समझ नहीं होती। और उसका कुछ पैसा ऐसे प्रोडक्ट्स में स्टॉक हो जाता है जो स्लो मूविंग है, मतलब धीरे बिकता है, और कुछ उत्पाद ऐसे जो फास्ट मूविंग बिकते हैं, तो हमारा स्लो मूविंग स्टॉक में पैसा लगा रह जाता है, तो हम दूसरा प्रोडक्ट नहीं बेच पाते, क्योंकि हमारे पास एक निश्चित पूंजी होती है, पैसा होता है जो स्टॉक में लग जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने केंद्र के प्रत्येक औषधि का, प्रत्येक उत्पाद का स्टॉक के ऊपर प्लानिंग जरूर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मात्र हमारे 800 प्रोडक्ट्स में से केवल 100 से 150 प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो जो दूसरे हमारे 500-600 प्रोडक्ट हम बेच सकते थे, वो हमने इसलिए नहीं बेचे क्योंकि हमारा 150 प्रोडक्ट्स के ऊपर स्टॉक लगा हुआ है, उसका स्टॉक रखा हुआ है और हमारा पैसा उसमें रुका हुआ है। तो आपके पास यदि 3 लाख रुपया है, आपके पास 2 लाख रुपए है, तो आप अपने ग्रामीण क्षेत्र के अकॉर्डिंगली, अपने ग्रामीण एरिया के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट्स को प्लान करें और 20 दिन का स्टॉक का प्लान करें, 20 डेज का एटलीस्ट। औषधियां हैं, उनका कम से कम 40 डेज के स्टॉक का प्लान करें। क्यों? क्योंकि वो तो स्लो मूविंग है, और जो बहुत ज्यादा तेजी से बिकता है उसका 10 डेज का प्लान करें। मैं ऐसा इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए एक आपने हमारा इस साबुन में इन्वेस्ट कर रखा है 5,000 रुपए, साबुन बिक जाएंगे हमारे 3-4 दिन में, 5 दिन में, तो आपको दोबारा ऑर्डर लगाना पड़ेगा उसका। दोबारा ऑर्डर लगाएंगे तो उसको आने में समय लगेगा। अब मान लो आने में समय लगा उसको 3 दिन का, तो 8 दिन हो गए, मतलब 3 दिन आपका ग्राहक आपके काउंटर पे आया, उसने साबुन मांगा और वो बिना लिए चला गया, बिकॉज आपने उसका स्टॉक प्लान नहीं किया। और मान लीजिएगा जो ग्राहक एक बार आपके केंद्र से चला गया, आपके पास प्रोडक्ट नहीं था, वो शायद दोबारा 60-70% चांस ऐसे होते हैं ना आए, क्योंकि उसने वो प्रोडक्ट, तो उसकी रिक्वायरमेंट उसी दिन थी, उसने दूसरे स्टोर से जाके खरीद लिया। क्यों? क्योंकि आपके पास उपलब्ध नहीं था। तो आपका एक ग्राहक टूटने की संभावना 60, 70, 80% तक हो गई।
तो जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है वो आपके ज्यादा बिकते हैं, उनको आप हर 5 दिन में ऑर्डर करने के हिसाब से प्लान करें, या आपका जो ऑर्डर का साइकिल है जो कि हफ्ते में एक बार डिलीवरी का साइकिल होता है, अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा इंटीरियर में है, 10 दिन का साइकिल है तो 10 दिन के हिसाब से प्लान करें। कहने का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर, जो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं, उनका जो साइकिल डिलीवरी का है, उस डिलीवरी साइकिल के अनुसार आप अपने स्टॉक को प्लान करें, क्योंकि आप अगर इस चीज को मेंटेन नहीं करेंगे तो आप हमेशा एक समस्या से जूझेंगे, और वो समस्या है कि ग्राहक मेरी दुकान पे आता है तो उसको मैं प्रोडक्ट नहीं दे पाता, और पतंजलि से मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। तो नहीं मिल पाता ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे स्टॉक मेंटेन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द उनकी जो सेल साइकिल है। हमारे एक हफ्ते में 100 साबुन बिकते हैं तो हम उसको कम से कम 200 पीस रखें। हमारे यहाँ पे मेधावटी की 10 डब्बियां बिकती हैं 15 दिन में, तो हम उस हिसाब से प्लान करें। पूरा मेधावटी का डब्बा मान लो हमने प्लान कर लिया, उधर कल्पचूर्ण का हमने पूरा डब्बा प्लान कर दिया और उसमें 100 पीस आते हैं, और 100 पीस आ गए, आपके 8-10 हजार की इन्वेस्टमेंट रख गई और वो 100 पीस बिकेंगे 1.5 महीने में जाके, तो 1.5 महीने की सेल ही आपके यहाँ पे 30 पीस की है, 30 पीसेस की सेल है, तो 1.5 महीने की सेल के अकॉर्डिंगली आप उसको 15-20 पीस ही रखिए, जो कि वो अगली साइकिल में आ जाएगा। उसमें पूरी इन्वेस्टमेंट मत लगाइए। तो इन्वेस्टमेंट जो आपको लगानी है वो आपके जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है और जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट है दोनों पे लगानी है, क्योंकि जो व्यक्ति कभी कभी औषधियां लेने के लिए आपके पास आएगा, उसको औषधि नहीं मिलेगी, वो भी दूसरी जगह चला जाएगा। आप गंभीरता से सुनिएगा, आपके केंद्र की प्रतिष्ठा आयुर्वेद की औषधियों से है, केवल एफएमसीजी प्रोडक्ट से नहीं है। तो आपको औषधियां भी रखनी है, और औषधियां रखेंगे तो एक समय ऐसे आएगा जब आपकी एफएमसीजी की और औषधियों की बिक्री उनसे ज्यादा होगी। इस चीज को आप गंभीरता से सुनिएगा। तो अपने स्टॉक को आपको इस तरीके से प्लान करना है कि आपके यहां से ग्राहक बिना उत्पादों के ना जाए, और आपका इन्वेस्टमेंट भी उसमें सेल के अकॉर्डिंग मेंटेन हो। इसका अनुभव कब आएगा? इसका अनुभव आएगा आपको 2 से 3 महीने के अंदर, क्योंकि प्रारंभिक चरण में आप भी बिक्री का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रारंभिक चरण से लेके 2 महीने तक आपको उसकी रेगुलर वॉच करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, कितने दिन का स्टॉक रह गया है। आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक और आप ध्यान दीजिएगा, हमने ये कमी बहुत सारे केंद्रों में देखी है। उनके यहाँ साबुन पड़ा है, ग्राहक आया, जी ये एलोवेरा सोप मिलेगा क्या? दुकानदार एलोवेरा सोप के अपने काउंटर पे गया, देखा अरे ये तो खत्म हो गया, बोले जी आज तो नहीं है, 2 दिन में मैं मंगा लेता हूँ फिर दे दूंगा आपको। तो आपको मेरा कहने का संकेत ये है, जब ग्राहक प्रोडक्ट मांगने आए और आप काउंटर पे जाके देखो अरे ये तो खत्म हो गया, फिर अपनी डायरी पे उसको लिखो और फिर अपना ऑर्डर बनाओ। फिर जब आपके पास 15, 20, 50 प्रोडक्ट जीरो हो जाए, फिर आप उसका ऑर्डर दो, वो प्रोडक्ट मंगाओ, तब तक तो आपके केंद्र का सत्यानाश हो जाएगा। ये बात लिख लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर दुकानदारों का ये व्यवहार रहता है कि जब तक वो क्या करता है, उसके 5 प्रोडक्ट का स्टॉक जीरो हो गया, उसने डायरी में लिख लिया, अब बोलता है वो 5 प्रोडक्ट तो देगा नहीं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, चलो थोड़े और प्रोडक्ट जीरो हो जाए फिर इकट्ठा ऑर्डर दूंगा। फिर वो इकट्ठे ऑर्डर के चक्कर में 1 हफ्ता और डिले करता है। उस 1 हफ्ते में जितने भी ग्राहक आएंगे उसके पास उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सब वापस जाएंगे, और इसकी दुकान के जैसे ही आपकी दुकान खुलेगी तो एक बार तो पूरे गांव के लोगों में प्रचार हो जाएगा, जी शर्मा जी की दुकान खुली है, जी वर्मा जी की दुकान खुली है आरोग्य केंद्र की है, वो पप्पू भाई की दुकान खुली है, वो नाके पे जो है अपने वो भैया ने, राव साहब ने दुकान खोली है, चौधरी साहब ने दुकान खोली है, चलो रे आज तो उससे दुकान लेंगे, बाबा जी की दुकान खुली है, स्वामी जी की दुकान खुली है। तो शुरू में आप यकीन मानिए आपके यहाँ पे जो फ्रूटफॉल होगा, जो ग्राहक आएंगे वो अधिक संख्या में आएंगे, लेकिन आपका स्टॉक मेंटेन ना रखने की वजह से वो धीरे 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 कम हो जाएंगे। तो वो कम ना हो, वो निरंतर वृद्धि हो, उसके लिए आप सभी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, अपना डायरी, अपना रजिस्टर, अपना स्टॉक, आपका केंद्र व्यवस्थित चले, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप डेली अपने स्टॉक को देखें, क्या खत्म होने वाला है, क्या कितना बच गया है।
और वो आपको पता लगेगा आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर से। मुझे उम्मीद है कि स्वामी जी ने आपको बताया होगा बिलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैसे हम स्टॉक को देख सकते हैं। हमारा जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है जी, उससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं बिक्री के आंकड़े के अनुसार। एक कंप्यूटर में क्या करेंगे, आपको दुकान में झांकने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपने कंप्यूटर में झांकना है, अपने मोबाइल पे झांकना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट मेरे पास केवल 10 पीस रह गए हैं, 5 पीस रह गए हैं या 25 पीस रह गए हैं। वो फिल्टर होके आपको प्रोडक्ट दिखा देगा। आप उसका पीओ आज प्लान करें, उसके जीरो होने का इंतजार मत करें। अन्यथा मैं दोबारा शब्द बोल रहा हूँ, शब्द अच्छा नहीं है लेकिन ये सत्य है। अगर आप इन चीजों का पालन नहीं करेंगे, स्टॉक को अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर पे नहीं देखेंगे और प्रोडक्ट के जीरो होने की एक लिस्ट बनाते रहेंगे और एक हफ्ते तक वेट करेंगे कि मेरा हफ्ते तक ऑर्डर जाएगा, 50 प्रोडक्ट तब तक जीरो हो जाएंगे, तो आपकी इस प्रबंधन शैली से, इस प्रबंधन के आपके माइंडसेट से दुकान का सत्यानाश होने वाला है, ये आप मान के चलिएगा। आपका जो 3 लाख इन्वेस्ट हो रखा है वो धीरे धीरे आपकी पूंजी टूटती जाएगी, आपका पैसा कम होता जाएगा और आप बोलेंगे जी अच्छा काम किया, ये तो बढ़ ही नहीं रहा। तो मेरा ये कहना है आपसे, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक दुकान के संचालन के लिए आपको अपना स्टॉक मेंटेन रखना है, ताकि एक भी ग्राहक आपके यहाँ पे जब आए, वो कोई भी उत्पाद मांगे, कोई भी औषधि मांगे, वो उसको प्राप्त हो जाए बस। अब हम अगली बात पे जाते हैं। स्टॉक वाली बात को हमने किया, मुझे उम्मीद है आपको इसकी गंभीरता समझ आई होगी। बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करें, बिलिंग सॉफ्टवेयर से ट्रेनिंग लें, उसको वो आपकी चीजों को देखिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे यहाँ पे जब हमने बिलिंग सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया था, तो हमारे साथ संस्था में लगभग 80% जो कार्यकर्ता है उनके पास चिकित्सालय आरोग्य केंद्र है और उसमें भी कुछ बुजुर्ग हैं। आज वो बुजुर्ग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं और ऑनलाइन योग क्लासेस भी लेते हैं। आप फेसबुक पे अगर सक्रिय रहते हैं तो आप देखेंगे, मतलब ये पूज्य स्वामी जी का दिव्य आशीर्वाद है, उनका पुरुषार्थ है। हमारे यहाँ पर 50, 55, 60 वर्ष की माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग सुबह सुबह ऑनलाइन योग क्लास लेते हैं, जिनको कंप्यूटर पे मैसेज तक देखना नहीं आता था, व्हाट्सएप चलाना तक नहीं आता था, आज वो ऑनलाइन योग क्लास ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन के अंदर एक भाव है, मुझे करना है। कोई ये सोचेगा मैं ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, देखो शुरुआत करनी जरूरी होती है, शुरुआत आप कर देंगे। आज जो कठिनाइयां आपको मोबाइल को हैंडल करने में आ रही हैं, सॉफ्टवेयर को हैंडल करने में आ रही हैं, 10 दिन बाद वो चुनौतियां 50% कम हो जाएंगी, क्योंकि आप सीख जाओगे। 15 दिन बाद वो 75% कम हो जाएंगी। 20 से 25 दिन में आप उसके साथ फैमिलियर हो जाओगे, आपके लिए वो सहज हो जाएगा, इतना सहज हो जाएगा आप उसको बस, मतलब आपका ध्यान अगर कहीं और भी होगा तो भी आप सॉफ्टवेयर को इजीली हैंडल कर सकते हैं। इतना ज्यादा आप 1 महीने में अपने सॉफ्टवेयर को समझ जाओगे, बिलिंग सॉफ्टवेयर, और उससे आप अपना कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, कितने दिन का स्टॉक रखना चाहिए, कौन सा नहीं बिक रहा है, कौन सा एक्सपायर होने वाला है जी, आपको पता ही नहीं चलता। आपके काउंटर में पड़ा प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आता। फिर ग्राहक आता है, उसको आप प्रोडक्ट देते हैं, वो बोलता है अरे साहब कौन सा प्रोडक्ट पकड़ा दिया आपने, ये तो एक्सपायर हो गया, कौन सी दवाई दे दी, ये तो एक्सपायर हो गई। तब आपकी गुडविल डैमेज होती है और हमारी भी गुडविल डैमेज होती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक्सपायर दवाई दे दी और लाला जी तो एक्सपायर दवाई देते हैं, हम ना जाएंगे उनके पास कल से। ऐसा लोगों का माइंडसेट बन जाता है। तो आपको सॉफ्टवेयर से आपके यहाँ पर कौन सी दवाई कितने दिन में, कितने महीनों में, कब एक्सपायर होने वाली है, इसका भी आपको पता रहेगा। तो बिलिंग सॉफ्टवेयर जी बहुत जरूरी है, वो आपको रखना है। वो आपको पीओ बनाने में भी हेल्प करेगा, आपको झांकना नहीं पड़ेगा अपने रजिस्टर पे, कॉपी पे। आपने फिल्टर लगाया, अपनी क्वांटिटी फिल करी, पीओ बन गया, भेज दिया। तो सॉफ्टवेयर जी आजकल बहुत आसान हो गया है, केवल आपको शुरुआत करनी है। 5-7 दिन आपको उसके साथ अनकंफर्टेबल हो सकता है, 10 दिन बाद 50% वो अनकंफर्टेबल रहेगा, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो 75% आपको आ जाएगा और 25-30 दिन के अंदर वो 100% आ जाएगा। आप उसके साथ बहुत 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 फैमिलियर हो जाओगे। तो सॉफ्टवेयर का यूज करें, स्टॉक को मैनेज करें, और अगली चीज मैं बता रहा हूं, इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मतलब आपका उसके अंदर इन्वॉल्व होना, समझना चीजों को। कई बार कहीं देखा जाता है कि गांव में व्यक्ति ने इन्वेस्ट कर दिया, अपने किसी परिवार के सज्जन को बिठा दिया, किसी
लड़के को किसी बहन को रख दिया, किसके लिए कि भाई ये दुकान आप संभालो, आपको 8,000 5,000 रुपए मैं महीने का दूंगा, जो बिक्री होगी आप मुझे हिसाब देते रहना, करते रहना, और बस उसके ऊपर छोड़ देते हैं। और फिर कई बार वो इतने बिजी हो जाते हैं कि महीने में, 10 दिन में, 5 दिन में हिसाब लेते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी दुकान पे लड़का या कोई भाई बहन किसी को नहीं रखना या किसी को नहीं सौंपना, खुद ही बैठना है। आपकी अपनी लाइफ में आपको बस उसको गंभीरता से रेगुलर वॉच करना है। हमने ये देखा कि कुछ लोगों ने सौंप दिया अपने बुआ के बेटे को, किसी ने चाचा के बेटे को सौंप दिया, किसी ने ताई के बेटे को सौंप दिया, मतलब सगे संबंधियों में सौंप दिया, और 6 महीने 1 साल बाद लड़ाई हो गई। क्यों? बोले जी तुम्हारे बेटे को लगाया था, उसने सत्यानाश कर दिया पूरी दुकान का, आज 50,000 का हिसाब गड़बड़ हो गया पूरे 1 साल बाद, मैंने तो उसके ऊपर विश्वास से छोड़ा था। तो ये नौबत ना आए। आप दुकान पे खुद बैठ रहे हैं तो सर्वोत्तम है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। किसी परिवार के व्यक्ति या एम्प्लॉय को रखा हुआ है, किसी मतलब एम्प्लॉय रख लिया आपने 8-10 हजार, उसको रखा हुआ है, लेकिन एक चीज आपको बहुत जरूर करनी है, उसको रेगुलर वॉच करना है कि रेगुलर कितनी बिक्री हो रही है। स्टॉक, अब क्या होता है ना, कई बार आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर से आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी दुकान पे साबुन के 50 पीस बचे हुए, औषधियों के इतने इतने 10 15 20 50, सभी औषधियों का कितना स्टॉक पड़ा है वो आपको बता देगा सॉफ्टवेयर। आपको वीकली उसको चेक जरूर करना है, क्रॉस चेक करना है। 800 प्रोडक्ट तो आप भी नहीं चेक कर पाओगे, लेकिन हाँ रेंडमली आपने किसी दिन स्टॉक का पर्चा निकाला और बोला जी देखिए बेटा कितना पड़ा है साबुन, इतना वाला, वो बताएगा 50 पीस पड़ा है, आपके सॉफ्टवेयर में भी 50 पीस दिख रहा है, तो मतलब ठीक है। ऐसे आपने साबुन के, बिस्किट के, तेल के, औषधियों के 25-30 प्रोडक्ट क्रॉस चेक कर लिए 2-3 दिन में। और हफ्ते भर में जब संडे आया, जब आपको समय मिला, आपने एक समय निकाल के 50 60 70 पीस चेक कर लिए। तो यदि आपकी दुकान के अंदर रैक पे रखा हुआ स्टॉक और आपके मोबाइल बिलिंग सॉफ्टवेयर में रखा हुआ स्टॉक आप मैच कर लेते हैं, तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा उस लड़के के ऊपर या उस बेटी के ऊपर या उस परिवार के व्यक्ति के ऊपर जिसको आपने रखा हुआ है। अन्यथा गड़बड़ होती है और वो 6 महीने 1 साल बाद निकल के आती है और परिवारों में, रिश्तों में लड़ाइयां होती है, एम्प्लॉइज में लड़ाइयां होती है। पता लगता है हमारा 1 लाख रुपए तो चोरी हो गया, 5 लाख लगाया था, 1 लाख चोरी हो गया। दुकानदार और दुकान पे जो रखा हुआ एम्प्लॉय क्या बोलेगा, साहब सामान ही नहीं मिलता पतंजलि से। ना तो वो आपका स्टॉक मेंटेन करेगा और चोरी अलग से करेगा और आपको बताएगा जी सारा घाटा तो पतंजलि की वजह से हुआ है, और आप सोचोगे अरे भाई नुकसान हो गया। और नुकसान प्रमुख रूप से क्यों हुआ? क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आप उसको रेगुलर वॉच नहीं कर रहे थे, आप उसको डेली ट्रैक नहीं कर रहे थे। डेली ट्रैकिंग जरूरी है, आप स्वयं बैठ रहे हैं तो भी जरूरी है। डेली ट्रैकिंग में मतलब क्या है, एक तो दूसरे को बिठा रखा है तो भी चेक करना और अपने स्टॉक को मेंटेन। तो ये जो चीज है, अगर आप खुद बैठ रहे हैं सर्वोत्तम है, आप उसको रेगुलर बिलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से चेक करते रहिए। किसी दूसरे को बिठा रहे हैं तो 2-3 हफ्ते 10 दिन में अपने स्टॉक को रेगुलर चेक रखें ताकि चोरी ना हो उसमें और आपके परिवारों के बीच में गैप ना हो। एक चीज और है, हमारे मान लो काउंटर पे हमने स्टाफ को रखा हुआ है और आप बाहर रहते हैं या परिवार के किसी सज्जन को रखा हुआ है, रिश्ते में नौकरी पे रख लिया, तो उसमें आपको ना थोड़ा इंसेंटिव उसको देना पड़ेगा ताकि उसकी रुचि बने। वो इंसेंटिव उसका महीने का 1000 2000 1200 1500 का 500 रुपए का हो सकता है। वो उसका इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आप तो इन्वॉल्व हो नहीं। देखिए सबसे बड़ा केंद्र पर दुकानदारी में सबसे बड़ा रोल किसी का होता है, तो वो बिलिंग के लिए जिस जो कैश लेता है ग्राहक से उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये लगा लो जो कैश पे बैठा हुआ व्यक्ति है, काउंटर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, आधी से ज्यादा भूमिका दुकान के बढ़ोतरी की उसके ऊपर निर्भर करती है। और हमने ये अनुभव किया है कि हम, क्योंकि एक व्यवहार ना ये बन जाता है, आप ये थोड़ा साइकोलॉजिकल चीज है, मैं आपको और सरल करके समझाता हूँ। हम दुकानदारी कर रहे हैं, हमारा रोज का काम है और हम दुकान पे ऐसे बैठते हैं जिसने कूट के जबरदस्ती बिठा रखा,
शाम आते आते हमारी सेहत, हमारा उत्साह, हमारे चेहरे पे उदासीनता इतनी छा जाती है कि अरे दुकान पे बैठे हैं, ग्राहक आएगा लेकर जाएगा, फेस में स्माइलिंग फेस ही नहीं होता, चेहरे पे कोई रौनक रंगत, दुकान चलाने की एक मजबूरी नहीं होनी चाहिए आपके चेहरे पे जब आप दुकान चला रहे हैं। आप जब दुकान चला रहे हैं तो आप जब ग्राहक से बात कर रहे हैं तो उसको, आपके घर में चाहे कितनी समस्याएं हो, कहने का मतलब ये है कि हमें अपने चेहरे पे उदासीनता, डिप्रेशन नहीं रखना जब दुकान चला, हमें उत्साह रखना, हमें खुशी रखनी, क्योंकि ग्राहक जो आ रहा है वही आपके आगे नया ग्राहक लेकर आएगा, वही आपकी आजीविका चला रहा है, वही आपके केंद्र की बिक्री बढ़ा रहा है, और आप उसको एकदम डल उदासीनता के साथ, वो पूछेगा जी कितने रुपए हुए, नीचे देते 15 रुपए दे भाई, और मैं बोलूं भाई साहब 15 रुपए हुए, धन्यवाद दे दीजिए। दोनों में कितना फर्क है। एक धन्यवाद करना उसको, आपको आपके केंद्र से हमेशा के लिए जोड़ के रखेगा, और एक निरुत्साहित डल सोते हुए 5 रुपए हो गए, अरे जल्दी देना, 150 रुपए बता दी, छुट्टे नहीं है मेरे पास, छुट्टे लेकर आओ फिर मिलेगा। देखिए ये जो शब्द है ना, ये आपकी दुकानदारी खराब कर देते हैं। और एक शब्द, भाई साहब मेरे पास 10 रुपए छुट्टे तो नहीं है, आपको कुछ और लेना है तो देख लीजिए, आप ले लीजिए, या फिर मैं आपको एक बिस्किट का पैकेट दे देता हूँ। और एक ग्राहक ने 100 रुपए दिए, 100 रुपए में से 2 रुपए आपके पास छुट्टे नहीं थे, तो आपने उसको क्या किया, बिना उससे पूछे उसको 2 रुपए की टॉफी पकड़ा दी। ये समझ लो वो 2 रुपए की जो टॉफी है ना, वो आपकी दुकानदारी खराब कर देगी 2 लाख रुपए तक की, क्योंकि वो ग्राहक फिर दोबारा नहीं आने वाला 2 रुपए की टॉफी जिसने आपको दे दी। और हम सोचते हैं हमने 2-2 रुपए करके 200 रुपए का माल बेच दिया जी आज। ये सोचिए कि 200 रुपए का माल जो आपने बेचा वो आपकी दुकानदारी खराब कर गया जी, क्योंकि वही ग्राहक फिर दोबारा आएगा, आपकी तो आदत बन चुकी है 2 रुपए की टॉफी पकड़ाने की। वो ग्राहक दोबारा आएगा, फिर आपने उसको 2 रुपए की टॉफी पकड़ा दी, वो तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं आने वाला जी आपके पास। पहले भैया आया, फिर दीदी आई, फिर मम्मी आई, तीनों को एक बार आपने टॉफी पकड़ा दी। तो बहुत ज्यादा गंभीरता वाली बात है ये, कि ग्राहक के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये काउंटर पे बैठे हुए व्यक्ति पे बहुत डिपेंड करता है जी। आपको हंसमुख रहना है। और भैया जी, भाभी जी, मान लो कोई आटा लेने आया, अब आटा आपकी दुकान पे पड़ा हुआ है, तो आटा लेने आया, आपने काउंटर पे रख दिया 10 किलो का आटा, और बोले जी, उससे पूछा भी नहीं, और दुकान पे आई महिला लेने के लिए, या बच्चा लेने के लिए, या कोई माँ या बुजुर्ग लेने के लिए, तो केवल आपको क्या कहना है, आप खुद बैठे हुए, तो भैया मैं रखवा देता हूँ जरा, अगर आपको असुविधा हो आपके स्कूटर पे रखवा देता हूँ आपको, मतलब, या उसको पैकेट को अच्छे से पैक करके बंद करके उसको आराम से पकड़ाया। एक होता है काउंटर पे फेंक दिया, हेलो जी ले जाओ अपना आटा, और एक होता है लो भाई साहब ये आटा लेके जाओ, आराम से लेके जाना, आराम से रख दिया, कि वो उसको लगे कि आप उसकी केयर कर रहे हो, आपको उसकी परवाह है, आप उसको, मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं ले रहे कि ले भाई आटा लेने आया तो ले जा। आपने उसको बहुत केयर से 10 किलो का पैकेट उठाया, पूरा उसका जो सामान था उसको रखा, बोलो लो, और बाबूजी मैं रखवा दूं क्या, केवल आपको पूछना मात्र है उनसे, और बाबूजी वाकई में बुजुर्ग है, रखवा दोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बाबूजी खुद ही बोल देंगे ना बेटा मैं रखूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, तो दुकान संभाल ले अपनी, तेरे ग्राहक की संभाल ले। क्योंकि माता पिता भी सेंसिटिव होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी सेंसिटिव होते हैं, और वो व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। तो मेरा कहने का जो अभिप्राय था, चाहे काउंटर पे दुकान पे बालक आए, बालिका आए, माता पिता आए, कोई बुजुर्ग आए, कोई अपना सखा ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि गांव में देखो मर्यादाएं सब जगह बहुत महत्व रखती हैं। कोई ये सोच ले कि हम पति पत्नी है और मतलब व्यवहार का ध्यान नहीं देना, तो उनके घरों में कभी सुख शांति नहीं होती जी। हमेशा जो रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को, पति पत्नी हो, सगे संबंधी हो, भाई बहन हो, वो रिटर्न में रिस्पेक्ट, आपकी रिस्पेक्ट से ज्यादा वो रिस्पेक्ट करें। आप किसी को इस लेवल पे रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको इस लेवल पे मिलेगी, आप और लोगों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको व्यक्ति और ऊपर रखेगा।
आप अपने स्वास्थ्य को, अपनी टेंशन्स को, अपने स्ट्रेस को, अपने कार्यशैली को बोझ ना समझते हुए दूसरे के ऊपर वो बोझ मत ला दिएगा। आप अपने ग्राहक को हमेशा उसको एक ये महत्व दीजिएगा, एक ये फीलिंग दीजिएगा कि आप उसकी केयर करते हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और वो हमेशा आपको अपने यहाँ रखेगा। नहीं तो क्या होता है, लोग बोलते रहते ग्राहक भगवान है, ग्राहक सर पे चढ़ता है। देखो, ग्राहक सर पे चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा मुझे नहीं पता, लेकिन हमने ये अपने केंद्रों में अनुभव किया है, जिसने ग्राहक को रिस्पेक्ट दी, जिसने वैल्यू की, जिसने केयर दिखाई, क्योंकि आपके लोगों के यहाँ पे रोगी भी आने वाले हैं, जो परेशान है वो दवाई लेने भी आने वाले हैं, तो उसको फील मिलना चाहिए, भले ही ग्राहक कितना भी इरिटेटिंग हो, आपको अपनी मर्यादाओं को नहीं छोड़ना है याद रखिए। और कोई बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है तो उसके सामने हाथ जोड़ दो, बोलो भाई साहब ये नहीं हो पाएगा, मेरी भी पूंजी है, मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरी आजीविका है, मेरे लिए तो ये देवता का घर है, इससे मैं पूर्ण मर्यादा के साथ चलाता हूँ, आप उसमें सहयोग कीजिए। वो स्वयं अपने आप में इंसल्ट फील, आपकी रिस्पेक्ट से वो इंसल्ट फील करेगा। फिर आप बोलो जी मेरे लिए तो ये देवघर है, मैं इससे योग आयुर्वेद चिकित्सा का केंद्र चला रहा हूँ, स्वदेशी की भावना से काम कर रहा हूँ, आप इसमें जो है कृपया मेरा सहयोग करें। आप ऐसा व्यवहार मत करा करो, आप मेरे गांव के प्यारे से वासी हैं, आप भी खुश रहिए, हम भी रहते हैं। तो व्यक्ति को फील भी हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा, लेकिन क्यों लगेगा, उसको अपने व्यवहार के कारण बुरा लगेगा। आपके व्यवहार के कारण किसी ग्राहक को बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको अपने व्यवहार के कारण बुरा लगना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आप पे नहीं पड़नी। आप अगर उसके व्यवहार के साथ और ज्यादा गलत व्यवहार करेंगे तो वो आपके व्यवहार से अपमानित होगा, आपके गलत व्यवहार से वो अपमानित होगा, और आप वहीं पे मर्यादा के साथ उसको बात रख देंगे तो वो अपने व्यवहार से स्वयं अपना अपमान फील करेगा, और वो फिर दोबारा ऐसा व्यवहार ना तो आपके साथ करेगा ना किसी और के साथ करेगा। तो ग्राहक को अटेंड करना ये काउंटर पे बैठे हुए व्यक्ति पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है, और छुट्टे पैसों के चक्कर में दुकानदारी ना चले, उसके ऊपर अपनी दुकानदारी खराब ना करे। दूसरी चीज, जो हमारे नए प्रोडक्ट है, या जो प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि इसकी सेल अच्छी हो सकती है, बिक नहीं रहे या ग्राहक मांग नहीं रहे, आप अपने बिलिंग काउंटर के पास अपने टेबल पे उन प्रोडक्ट्स को रखना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, गर्मियों के लिए हमारा अमृत रसायन आता है। अमृत रसायन गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनके अंदर पित्त वृद्धि रहती है, पित्त की समस्या ज्यादा रहती है, खट्टी डकारे ज्यादा रहती है, गर्मी ज्यादा निकलती है, पसीने ज्यादा आते हैं, गर्मी से एंजाइटी हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, बहुत पसीना आता है, उनके लिए अमृत रसायन सर्दियों के च्यवनप्राश की तरह लाभकारी है। अब पता नहीं है लोगों को, तो आप अपने काउंटर पे जहां पे आप बैठे हुए हैं वहां पे नए प्रोडक्ट्स के 2-2 4-4 पीस रखिए। या आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरा 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, नहीं बिका तो क्या करूंगा मैं इसका, तो उन प्रोडक्ट्स को अपने काउंटर के पास रख लीजिए। क्यों, व्यक्ति आएगा, पैसे देगा, उसकी उस प्रोडक्ट पे नजर पड़ेगी, वो पूछेगा और वो लेके जाएगा। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, हमारे काफी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी आप सैंपलिंग कर सकते हैं। सैंपलिंग मतलब हमारा पाचक आते हैं, आंवला कैंडी से लेके अनारदाना गोली तक आती है, हरड़वटी आती है, हरड़ की गोली आती है, अनारदाना की गोली आती है, आंवला मुरब्बा आता है, खट्टा मीठा छुहारा आता है। उसको क्या करें, एक कटोरी में अपने काउंटर के पास रख लें। कोई भी ग्राहक आपके पास आए ऐसा जो नया है और वो या पुराना भी है, जिनको हमारे उन प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं है, उनको केवल आपको कटोरी खोलना जी, ये खा के देखो कितना अच्छा है, पाचन के लिए बहुत अच्छा है। वो 2 गोली खाएगा अनारदाना की, एक डिब्बी में 100 से ज्यादा गोलियां निकलती है, आपने 150 ग्राहकों को खिला दिया तो आपकी 50-60 डब्बियां मान लो नहीं भी बिकती, 30 डब्बियां तो आराम से बिक जाएगी। मतलब सैंपलिंग करना, ग्राहक को जो हमारे प्रोडक्ट खिलाए जा सकते हैं, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो हमारे अनारदाना गोली हो जैसे मैंने बताया, हमारे कैंडीज हो, उनको एक एक पीस खिला दो तो ग्राहक थोड़ा अटैचमेंट फील करेगा और आपका प्रोडक्ट जो नहीं बिक रहा था, खाने वाला प्रोडक्ट है, वो बिक जाएगा। या उनको अपनी टेबल पे जहाँ पे आप बैठे हैं वहां पे काउंटर पे डिस्प्ले कर दो, या अपने पीछे वाली दीवार पे जहाँ पे वो काउंटर पे पैसे देने के लिए खड़ा हुआ है उसके पीछे रैक के ऊपर
सारे नए प्रोडक्ट्स लगाओ जो नए आ रखे या जो स्लो मूव हो रहे, क्योंकि ग्राहक आएगा दुकान पे पैसे देने के लिए, उसके सामने चूंकि मान लो भीड़ है दुकान पे, 4 आदमी खड़े हैं, तो व्यक्ति इधर उधर नजर घुमाएगा और सबसे ज्यादा नजर उसकी आपकी तरफ रहती है और आपके पीछे की दीवार की तरफ रहती है। तो वहां पे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट और जो स्लो चल रहे हैं, जो बिक नहीं रहे, उनको डिस्प्ले करें। ऐसी औषधियां जो ज्यादा बिक सकती हैं, लोगों को पता नहीं है, उसका डिस्प्ले करें। पीछे वाली जो दीवार है उसका डिस्प्ले हर 15 दिन में, 20 दिन में चेंज होना चाहिए। उसको हटा, उसमें चेंज करते रहे रोज। आप क्रिएटिव सोचें कि मुझे इस प्रोडक्ट की सेल कैसे बढ़ानी। तो आपके पीछे वाला एरिया क्या करता है, वो ब्रांडिंग का काम करता है, प्रमोशन का काम करता है, आपका टेबल प्रमोशन का काम करता है। उसमें आप हर 15 दिन में अपने प्रोडक्ट चेंज करते हैं, तो आपके गांव वालों को 3 महीने में आपकी दुकान के लगभग सभी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति 7 दिन में, 10 दिन में दोबारा आएगा और वो देखेगा पिछली बार कुछ और प्रोडक्ट लगा हुआ था, इस बार कुछ और प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो आपका एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा, प्रचार होता रहेगा फ्री में आपके प्रोडक्ट्स का। तो ये चीज तो आप शुरू कर दीजिए। जहां आप बैठे हैं गल्ले पे, गल्ले के पीछे वाली दीवार पे और गल्ले की टेबल पे आपके ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो 10-10 दिन में आप चेंज करते रहे और उनका प्रचार करते रहे। वो प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और सैंपलिंग का थोड़ा बहुत खाने का, ज्यादा नहीं। हम नहीं कहेंगे कि आप उसको जो है महीने में 1000-3000 का खिला पिला दो ग्राहक को। 200-400 रुपए खर्च करेंगे भाई साहब आप, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। लेकिन वो 200-400 रुपए आपको 3 महीने खर्च करोगे और वो आपको 30 साल तक आपको रिटर्न देंगे, क्योंकि ग्राहक तो जुड़ा ही रहेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? ग्राहक को एक बार आपने टेस्ट करा दिया, अभिनंदन कर दिया, उसका स्वागत सत्कार कर दिया, अपने प्रोडक्ट का प्रचार भी हो गया और वो जुड़ भी गया। आपका 400-500 रुपए से खर्च ज्यादा नहीं आना। तो इस चीज को आप कर सकते हैं। अब मैं बात आता हूं कि चैलेंजेस क्या क्या है, चुनौतियां क्या क्या है, इसको समझिएगा। आप जब अपने आरोग्य केंद्र का संचालन कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो आपको चुनौतियां क्या क्या है। आपको पहले ये अनुभव होगा कि ग्राहक नहीं आ रहा है। शुरू में 5-6 दिन आया था, फिर नहीं आ रहा, छूटता जा रहा है। फिर आपको अनुभव होगा कि प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन नहीं, आप उसको समझ नहीं पाएंगे कौन सा प्रोडक्ट कब मंगाना है, कितना मंगाना है। और योग आयुर्वेद के संदर्भ में लोग आपसे आके पूछेंगे तो आप उनको उत्तर नहीं दे पाएंगे। कैसा आहार उनको पूछेंगे आपसे, खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं होंगी आपसे। और जब आप इनको करेंगे, यही चुनौतियां आपके लिए क्या बदल जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज में बदल जाएंगी। वो आपकी दुकान की वृद्धि को बढ़ाने के लिए आपकी गुडविल में क्रिएट हो जाएगी। तो आपकी चुनौतियों को आपको ही अपॉर्चुनिटीज में बदलना है जी, कोई दूसरा नहीं बदलने आएगा। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके केंद्र की वृद्धि बढ़े, आपके परिवार के सदस्यों के अलावा और कोई नहीं चाहेगा। कोई पड़ोसी दुकानदार नहीं चाहेगा, भले ही उसकी दुकान कोई दूसरी चीज की हो। उसके लिए मेहनत और उसके लिए पुरुषार्थ करने वाला वही व्यक्ति है जिसको वो मालिक है दुकान का, वही चाहेगा। आपने अगर किसी एम्प्लॉय को रखा हुआ है, वो भी नहीं चाहेगा जी, भले ही उसको 8,000 रुपए वेतन दे रहे हैं आप महीने का, उसकी आजीविका चल रही है। आपके केंद्र के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा गंभीर व्यक्ति है, वो कोई दूसरा नहीं है, वो आप है। और ये गंभीरता का दायित्व तो केवल आपको ही लेना पड़ेगा और किसी को दे भी नहीं सकते। आप सोचें जी मैंने व्यक्ति बिठा दिया वही गंभीर हो जाए, मैंने जो है 5,000-8,000 रुपए दे रहा हूँ, ये गंभीर ही होगा। आप हैं तो बहुत अच्छा। तो वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलना है आपको। तो मेरे को ये कहना था आपको कि आप स्वामी जी को सुने, प्रतिदिन आस्था पे उनके वीडियोस यूट्यूब चैनल पे देखें, पूज्य आचार्य श्री के घरेलू उपचारों के बारे में सुने। आप 3 महीने में एक फैमिली डॉक्टर बन जाएंगे। दोबारा कह रहा हूं अपनी बात को, आप अपने गांव के लोगों के फैमिली डॉक्टर बन जाएंगे बिना किसी डिग्री के। लोग आपसे आके पूछेंगे, आज पूज्य महाराज श्री के पास गुरु परंपरा से जो है शिक्षा ली हुई है स्वामी जी ने, गुरु परंपरा से पूज्य आचार्य श्री ने शिक्षा ली हुई है, और पूरा एलोपैथिक इंडस्ट्री उनसे जो है खुंदक खाती है कि स्वामी जी कहाँ से आ गए, ये बिना पढ़े लिखे जो है गुरु, और ये जो है सारा काम कर रहे हैं और हमारी एलोपैथी को तहस नहस किया हुआ है।
तो आपको भी गुरु परंपरा से सीखना है जी। आपको भी स्वामी जी के, आचार्य जी के जो वीडियोस हैं उनके श्री मुख से सुनने हैं उनके वचनों को, और उनको समाहित करना, उनको लिखना है। आपको अपनी दुकान पे आके प्रतिदिन एक काम करना है। सबसे पहले सफाई करी। देखो, दोपहर के समय कोई नहीं आता, और जो सोता है वो खोता है। गांव में अधिकतर लोग क्या करते हैं, दोपहर में सो जाते हैं। वो सोने वाला जो समय है जी, वही आपके लिए सौभाग्य है, सुअवसर है चीजों को जानने का। उस टाइम पे ना ग्राहक आता है, ना कोई डिस्टरबेंस होती है। आपको अपने स्वामी जी का, पूज्य आचार्य श्री के श्री मुख से वचनों को सुनना है कि वो कौन, क्योंकि यूट्यूब पे स्वामी जी के, आचार्य जी के तमाम वीडियोस हैं, उनको आप लाइक करो, उनको सुनो, और आप 3 महीने में आपकी दुकान पे कोई भी आएगा ना, तो आप उसको बता पाएंगे कि उसको कैसा काम करना है। मैं आपको एक पुस्तक के बारे में बताता हूँ जो पूज्य आचार्य श्री ने लिखी है, आयुर्वेद महोदधि। आप ये देख रहे हैं चित्र जो बना हुआ है, ये चित्र जो है ये पांडुलिपियों का है, जिससे हमारे ऋषि लिखा करते थे, हमारे पूर्वज लिखा करते थे। हमारे वैद्यराज जो महान ऋषि थे, महर्षि पतंजलि, चरक, धन्वंतरि, सुश्रुत, उनके बाद जो भी वैद्य आए महान, उन्होंने अपने श्री हाथों से जो लिखा, वो पांडुलिपियों में जो लिखा हुआ था संस्कृत भाषा में, पूज्य आचार्य श्री ने स्वयं उन पांडुलिपियों को पढ़ के, स्वाध्याय करके इन पुस्तकों को लिखा है। इन पुस्तकों में जल चिकित्सा के बारे में लिखा है। जल कैसा, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा 1 मिनट लूंगा। जल का अगर आप उबालते हैं, उबले हुए जल का जब वो आधा रह जाता है, उसको जब आप पीते हैं तो आपके पित्त को ठंडा करता है, कम कर देता है। उबाल लिया, फिर ठंडा करके पी लिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको इनडाइजेशन है, खाना अच्छे से पचता नहीं है। मतलब जल को लेने के भी 50 तरीके बताए हुए हैं इस पुस्तक में, कि जलपान, अन्नपान की जो विधि है उसको सारा बताया हुआ है। आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। हम दालें खाते हैं गांव में, यद्यपि लोगों को समझ होती है, लेकिन एक समय इतना व्यतीत हो चुका है, इतने लंबे काल खंड में, जो लोगों को समझती वो भी जो है धीरे धीरे खराब होती जा रही है। अधिकतर लोग इनडाइजेशन में, अपचन में ठंडा पानी पी लेते हैं, और ठंडा पानी पीना उसके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। नॉर्मल पानी पीना बहुत जरूरी होता है। और पित्त में गर्म पानी बिल्कुल नहीं पीना होता, ताजा पानी पीना होता है, थोड़ा नॉर्मल ठंडा हो तो भी चलेगा। तो लोगों को जल का पान कैसे करना है, दूध किनको पीना चाहिए, किनको नहीं पीना चाहिए। अब अर्थराइटिस है, कोलाइटिस है, जोड़ों में दर्द है, और गांव का व्यक्ति दूध पिए जा रहा है, बोला जी मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, मुझे दूध पीना चाहिए, वो विटामिन डी बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा, दर्द ठीक हो जाएगा। उसको पता ही नहीं उसको अर्थराइटिस हो रखा है। वो सोच रहा है मैं दालें खाऊंगा, दालें खाने से मुझे ताकत आएगी, मेरे दर्द मसल्स ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम ही, जो हमें अर्थराइटिस हो रखा है, कोलाइटिस हो रखा है, पित्त बढ़ा हुआ है, वात का असंतुलन है, दूध, पानी, जल, मक्खन, घी, दही, तेल कैसे खाना है जिससे कि वो मेरा रोग ठीक हो जाए, या वो बढ़े नहीं, मैं औषधि ले रहा हूं तो, या वो ठीक पूरा क्योर हो जाए। ऐसा इसमें लेखन पुस्तक में किया गया है, आयुर्वेद महोदधि में अन्न पान की विधि को इसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। इसमें फल, सब्जियां, दालें, गेहूं, ज्वार, बाजरा, इन सब के विषय में लिखा हुआ है। कौन सा फल, आम, अंगूर, संतरा, केला, खीरा, टमाटर, फल, सब्जियां, कौन सी सब्जी कौन से रोग में नहीं खानी चाहिए जिससे कि आपका असंतुलन होता है वात पित्त कफ का, इस पुस्तक में लिखा हुआ है। और ये पुस्तक मात्र कितने रुपए की, 125 रुपए की। ये पुस्तक आपको भी हेल्प करेगी, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी हेल्प करेगी। ये पुस्तकें आप अपने केंद्र में भी रख सकते हैं, और लोगों को बिक्री के लिए भी रख सकते हैं, जिसमें आपको मार्जिन की भी सुविधा होगी। कहने का मतलब ये है कि आपके जो चैलेंजेस हैं उसमें आपसे लोगों की योग को लेके, आयुर्वेदिक उपचार को लेके, घरेलू उपचार को लेके, क्या खाना चाहिए क्या खाना नहीं चाहिए, आहार के बारे में प्रश्न रहेंगे, उनके आप उत्तर दे पाए, ये महत्वपूर्ण है। अगली चुनौती क्या है, अनुशासन। इनडिसिप्लिन रहता है ज्यादातर स्टोर्स में। लोग ग्रामीण क्षेत्र में लापरवाही अधिकतर देखने को मिलती है, कि लोग दुकान जो है अनुशासन तरीके से नहीं चलाते।
अस्त व्यस्त स्टॉक पड़ा है, अस्त व्यस्त टाइमिंग है। या देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने सबने एक व्यक्ति ऐसा देखा हुआ है अपने जीवन में जो सुबह सुबह उठता है, अपने दुकान की 7-8 बजे सफाई कर देता है, दुकान के बाहर पानी छिड़क देता है, अगरबत्ती करता है और 8 साढ़े 8 बजे तक काउंटर पे बहुत आराम से नहा धो के बैठ जाता है। और उससे दुकान पे आके सामान लेना हर कोई पसंद करता है। और एक व्यक्ति है जो 8 बजे तो उठता है सो के, और फिर फ्रेश हुआ नहीं हुआ, योग प्राणायाम किया नहीं किया, नहाया नहीं नहाया, उसको 9 बजे जाके दुकान पे बैठना होता है और वो केवल ब्रश करके जाके बैठ जाता है, क्योंकि दुकान तो खोलनी है। अब 8 बजे उठे हैं तो बाकी टाइम में तो समय लगेगा। और फिर वो बैठ गया वहां पे जाके, ऊपर के 4 बटन खुले हुए हैं, कुर्ता गंदा है, कमीज गंदी है और बैठा हुआ है। फिर पीछे से पत्नी आती है, बच्चे आते हैं, वहीं पे उसको खाना देते हैं। वो 9 साढ़े 9 बजे फिर वो जो पहुंचा है वो 10 बजे तक खाता पीता है और फिर दुकान की साफ सफाई करने का उसके पास टाइम नहीं होता। और फिर जो है ग्राहक आता है और लापरवाही में काम चलता रहता है और दुकान में कोई विशेष एक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं दिखता, एक सकारात्मक वातावरण नहीं दिखता। और एक मैंने जैसे पहले उदाहरण दिया आपको, कोई गांव का बहुत अच्छा भाई है, वो सुबह 7 बजे उठा, दुकान की सफाई करी, बाहर दुकान की झाड़ू लगाई, पानी का छींटा डाला, अगरबत्ती लगाई और बहुत अच्छे से बैठ गया सुंदर बन के नहा धो के, और एक पॉजिटिव उसको जो है फील देता है ग्राहक को। तो इस चीज का ये चुनौती है जी, हम अपने आलस के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते और उस आलस्य के कारण अपनी दुकान का सत्यानाश कर देते हैं। ये सत्यानाश हो जाता है जी इससे दुकानों का। और पूरे दिन में फिर क्या करते हैं वो, पूरे दिन में वो करते हैं, पूरे दिन ग्राहक ताकते रहते हैं आंखें बंद कर करके, या कोई 5 रुपए की बिक्री कर दे, 50 रुपए का ग्राहक आ गया, और फिर पड़ोस में एक कॉपी रखते हैं गंदी सी मिट्टी वाली, उसके ऊपर डेली की बिक्री लिखते हैं, ये 50 रुपए का सामान बिक गया, ये 10 रुपए का सामान बिक गया, और ताकते रहते हैं। फिर आंखें बंद करके ताकते रहते हैं, कोई आ जाए कोई आ जाए। देखो जी, इस तरीके से प्रगति नहीं होती है। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, यदि आप ऐसे दुकान चला रहे हैं तो उसको कल बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका जो 3 लाख भी बचा है वो भी कल जो है 30,000 होने वाला है। दुकानदारी करने के लिए एक स्मार्ट बने रहना चाहिए। मुझे एक अभी भाई दिख रहा है अपने इसी वीडियो में, काउंटर पे बैठा हुआ है, पिंक शर्ट के साथ है, बहुत सुंदर लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, शेव बनी हुई है, बाल अच्छे से व्यवस्थित है, गजानंद बहुत सुंदर दिख रहा है। शांतन कुमार है, ब्लैक टी शर्ट में बैठे हुए हैं, अच्छा युवा भाई है, पीछे काउंटर पे बैठा हुआ है। शशिकांत जी हैं, बहुत अच्छे भाई लग रहे हैं। जगदीश प्रसाद जी हैं, अच्छे लग रहे हैं, काउंटर पे बैठे हुए। सुंदर दिखना चाहिए व्यक्ति काउंटर पे, उसके बाल बिखरे हुए हैं। आपके काउंटर पे कितनी भी गर्मी हो, पड़ोस में एक अच्छा साफ रुमाल रखो, अच्छा साफ रुमाल रख के चेहरे को पूछ के रखो, आपके सामने फ्रेश फील होना चाहिए व्यक्ति। पंखा नहीं भी चल रहा, गर्मी है, तो कम से कम पसीना पूछ लो। कुछ लोग शर्ट खोल देते हैं, वो बहन कोई दुकान पे आना भी चाहेगी तो वो दूर से ही चली जाएगी, बनियान पहन के बैठा, मैं नहीं जा रही उससे। मतलब सोचने वाली बात है, हम कितना कितना ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं। हम दुकान पे बैठे, कोई बहू बेटी आएगी ही नहीं पास में, क्यों आ जाएगी? क्योंकि आप शर्ट के बटन खोल के जो है एक लफंडर की तरह बैठे होते हैं। आपको लग रहा है कि मैं ग्रामीण आदमी, लेकिन ग्रामीण आदमी, मैं आपको कह रहा हूँ, सब मतलब डिसेंट दिखना चाहिए। तो ये चुनौतियां होती हैं, व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल नहीं पाता, कहता है जी हमने तो परदादा से दुकान चल रही है, हमारी खूब बिकेगी, और यूं बैठते हैं दुकान पे पीछे मुंडी करके, पेट आगे जो है 2 फीट का पेट लेके बैठ जाते हैं। अरे बेटा ले जाओ ना, साबुन ला के देते बहन जी को, बहन जी 25 रुपए दे दो। तो काउंटर पे यूं बैठा जाता है, इसके 2 फायदे हैं, कमर सीधी करके, एक तो कमर में दर्द नहीं आएगा, मोटा पेट नहीं निकलेगा, सीधे बैठे रहोगे, अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। दुकान पे बैठने वालों को ज्यादातर कंधों की, पीछे के कान कंधों के दर्द की समस्या रहती है। अपना घुमाते रहो, एक्टिव बैठे रहो, थोड़ा बहुत सूक्ष्म व्यायाम कर लो, सुबह योग जरूर करो स्वामी जी के साथ। 9 दिन का शिविर है तो 9 दिन का शिविर है, पूज्य स्वामी जी अपने पुण्य देव जी इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं जी। देखो पुण्य देव जी पूरा जो है अध्यात्म को धारण करके एक सेवा की भावना से आप सभी को जोड़ रहे हैं। वो आपको योग सिखा रहे हैं, तो जी उनको क्या मिल रहा है आप मुझे ये बता दो। मैं आपको बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, जो लोग
था देखते हैं वो प्रतिदिन देखते होंगे कि स्वामी जी के पुरुषार्थ से, उनकी निरंतर सेवाओं से इस देश के लाखों लोगों के परिवार जो है उजड़ने बच गए। किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी का लीवर में प्रॉब्लम थी, लीवर ठीक हो गया, किसी को किडनी में प्रॉब्लम थी, किडनी ठीक हो गई। गंभीर से गंभीर रोगों को निराकरण करके उनको नया जीवन मिल गया योग के माध्यम से। अब पूज्य स्वामी पुण्य देव जी हैं, वो क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि हमारा जो स्वदेशी केंद्र चल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, जो आरोग्य केंद्र चल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, वो उस भावना को जिए, आत्मसात करे, उसको धारण करे, और उसको धारण करके जब वो सेवा करेगा तो उसके विचारों की जो देखो, समृद्धि केवल पैसों की नहीं होती है जी। पैसों की समृद्धि तो आई जाएगी जब आपके पास विचारों की समृद्धि होगी, आपके पास पुरुषार्थ की समृद्धि होगी। देखो, खाने के लिए आपको संतुलित आहार चाहिए और परिवार में जीने के लिए अच्छा व्यवहार चाहिए। अगर आप संतुलित आहार और व्यवहार और विचार रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं तो धन की समृद्धि ना आए ऐसा ना होगा, ना कभी हुआ है। पूज्य स्वामी जी अकेले चले थे जी योग का झंडा लेके, योग सिखाने के लिए कि लोगों को निःशुल्क योग सिखाएंगे। आज उनका जो ऐश्वर्य है धन कुबेरों से भी ज्यादा है। इंद्र को हम व्याख्या करते हैं ऐश्वर्य के ऊपर, अध्यात्म में हम व्याख्या करते हैं। देखो, धन कुबेरों से धन कमा लिया जाता है, अच्छी बात है। आज अंडानी ने, अंबानी जी ने धन कमा लिया, उन्होंने ठीक है राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, लेकिन योग सेवा के माध्यम से जो परम पूज्य महाराज श्री सेवा का अभियान इस योग और स्वदेशी के माध्यम से चलाया, उसको आप लोगों को आत्मसात करना है और उस भावनाओं के गांव गांव को अनुभव कराना है और लोगों को योग से जोड़ दिया। भाई साहब, बहुत सारी समस्याएं आप लोगों के परिवारों में खत्म कर पाएंगे और अपनी भी खत्म कर पाएंगे। इसलिए योग से जरूर जुड़े आप सभी, आयुर्वेद से जरूर जुड़े। आयुर्वेद केवल इतना नहीं है कि जब आप बीमार हो रहे हैं तो औषधियां ले लिए। आपको अपना दैनिक दिनचर्या में आयुर्वेद को कैसे आत्मसात करना है। आपके गांव में आंवला भी मिलता होगा जी, गिलोय का भी पत्ते लग जाएंगे, हार श्रृंगार के भी लग जाएंगे, अमरूद के पत्ते लग जाएंगे, गुड़हल के पत्ते मिल जाएंगे, नीम के पत्ते मिल जाएंगे, तुलसी के पत्ते मिल जाएंगे। उसको लाइफस्टाइल में लेकर आओ। स्वामी जी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि देश के लोगों को दवाइयां बेच के लाभ अर्जित करना है। वो सबसे पहले सुबह योग कराते हैं, आयुर्वेद के बारे में बताते हैं, तो कि लोग आगे ही जीवन जिए। अगर उनका आरोग्य जीवन दिया जा रहा है, आज भी उनको कोई रोग नहीं है, तो वो बिना रोग के ही रहे, और रोग हो गया तो उसको रोग का उपचार कर ले। तो ये जो चैलेंज मैंने आपको स्वभाव का बताया, मैं ज्यादा प्रेशर इन चीजों के ऊपर, इसके ऊपर समय इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि आपके केंद्र के संचालन की वृद्धि में, समृद्धि में, ऐश्वर्य में, सेवा में सबसे बड़ा जो माध्यम है वो केवल योग है, आयुर्वेद है। उसकी आपको समझ होनी चाहिए, उसकी आपको विद्या होनी चाहिए, उसमें आपको बोलना आना चाहिए। आपको विद्या है, आपको समझ है, आप बोल नहीं रहे तो उस विद्या का कोई मतलब नहीं है। पहले समझ विकसित करो, उसको जियो, उसको आत्मसात करो, उस सेवा को फिर आगे विस्तार दो। आप अपने गांव में नहीं जी, आपके आसपास के 25, 50, 100, 200 गांवों तक प्रसिद्ध हो जाएंगे। आपका ऐश्वर्य हो जाएगा, आपकी समृद्धि बढ़ जाएगी, आपके कुल का, आपके माता पिता का, आपके परिवार का नाम रोशन होगा, एक केवल आरोग्य केंद्र चलाने के माध्यम से। आज मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, पूज्य स्वामी पुण्य देव जी जुड़े हुए हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है जी। पूज्य स्वामी जी का ये प्रताप है, ऐश्वर्य है, हम उनके साथ जुड़ गए, हमारा सौभाग्य हो गया, और हम आप सब पूरे देश के गांव के लोगों से जुड़े हुए। तो आप मानिए, जब पंकज यहाँ पे बैठ के आपके ग्रामीण आरोग्य केंद्रों तक संपर्क कर रहा है, तो आप जो बहन स्वाति है, राज जी हैं, अजय जी है, राम प्रकाश जी है, विश्व किशोर जी, आप सभी भाई बहन, आपका गांव में ऐश्वर्य तो बढ़ना ही है, आपके कुल का, माता पिता का नाम तो बढ़ना ही है, गौरव तो मिलना ही है उन्हें। केवल एक भावना और स्वभाव अच्छा करना मात्र है। तो उस भावना को आप समझेंगे और अनुशासित होंगे, योग से जुड़ेंगे, आयुर्वेद से जुड़ेंगे। गांव में देखो, जब रोगी आएंगे उनको भी योग से जोड़ना। आपके यहाँ कोई रोगी आया, उसको आपने अनुलोम विलोम बता दिया, कपालभाति बता दिया, थोड़े बहुत सूक्ष्म व्यायाम बता दिए, मंडूकासन बता दिया, आसन बताए, प्राणायाम बताए, सूक्ष्म व्यायाम बताए,
क्या उनको खाना है क्या नहीं खाना है ये बताया, तो ये योग की जो सेवा है आगे बढ़ेगी। और केवल दुकान के काउंटर पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, पीछे होके ये पैसे दे दो, ये सामान दे दो, वो कर दो, ये तो सारी दुनिया कर रही है, सारी दुनिया यही कर रही है भाई साहब। आपको इस दुनिया से हटके काम करना पड़ेगा। आप उन 1% लोगों में शुमार हो जाइए। आपको एक मतलब एक सर्वे बता देते हैं, इस दुनिया में केवल 1% लोग ही हैं जो दुनिया में ऐश्वर्य है, जिनका बौद्धिक सामर्थ्य अच्छा होता है, जो बोलने में अच्छे होते हैं, जो प्रबंधन में अच्छे होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो लीड कर पाते हैं, वो दुनिया में मुश्किल से 1% लोग भी नहीं होते। पॉजिटिव माइंडसेट के मुश्किल से 1% ही लोग होते हैं। गाँव में आप बोलोगे, तमाम लोग आप देखते होंगे, अपने परिवारों में देखते होंगे, आपको मिलेगा कि 10 में से 9 लोग हमेशा नकारात्मक रहते हैं। एक व्यक्ति होता है परिवार में जो सबको सकारात्मक दृष्टिकोण से बचा के चलना चाहता है, कभी तो वो भी नहीं होता। तो आप ही अपने गांव के, अपने शहर के, इस दुनिया के 135 करोड़ की जनसंख्या में से 1 करोड़ व्यक्तियों में आप शुमार हो जाइए जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ योग और आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी समृद्धि को भी लाने के लिए आगे सकारात्मक दृष्टिकोण से बढ़ रहे हैं। नकारात्मक इतना हुआ जाता है कि हम चीजों का नकारात्मक पक्ष देख सके और नकारात्मक पक्ष देख के उसको सकारात्मक करने के विचार के प्रति चिंतन कर पाए। दोबारा सुनिएगा मेरा, नकारात्मक होना भी जरूरी है, लेकिन कितना कि हम उसके दुष्परिणाम देख सके, हम उसके हानियां देख सके। कोई भी हम पॉलिसी बना रहे हैं, कोई भी योजना बना रहे हैं, कोई भी संचालन कर रहे हैं, कोई भी रिश्ता जोड़ रहे हैं, कोई भी संबंध निभा रहे हैं, उसमें 1% नकारात्मक इस रूप में हुआ जाता है कि हम इसके दुष्परिणामों को देख पाए, नकारात्मक चीजों को देख पाए और फिर उन नकारात्मक चीजों में सकारात्मक चिंतन कर उस नकारात्मकता को खत्म करने के ऊपर हम पुरुषार्थ कर पाए। ये बड़ी चीज होती है। केवल नकारात्मक खुद भी हो जाओ, दूसरों को भी कर दो, खुद का भी जो है जीवन खराब कर लो, दूसरों का भी जीवन खराब कर लो, खुद की भी दुकान खराब कर दो, खुद का भी पैसा खराब कर दो, खुद के परिवार को भी खराब कर दो, धन को भी खराब कर दो। नहीं, हम लोग को ऐसे लोगों में शुमार नहीं होना है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। अगली बात, बहुत अवसर होते हैं त्योहारों के, तीज त्योहार, दिवाली, होली, कुछ कुछ गांवों में तो 11, पूर्णिमा, अमावस्या, इनका भी महत्व होता है जी। तो त्योहारों के अवसर पे लोकल जो फेस्टिवल है उसमें आप अपनी दुकान का आकर्षण कुछ विशेष रूप से बनाएं। आपके आकर्षण, वहां के दुकान के वातावरण में 100-200 रुपए खर्च करके आप उसका आकर्षण अच्छा कर सकते हैं। कुछ अच्छी योजनाएं लगा सकते हैं कि भाई दिवाली के शुभ अवसर पे आप देखो, पतंजलि तो खर्च करता ही है। पतंजलि खर्च कितना करता है मैं आपको बता देता हूँ। आपके केंद्र के प्रमोशन के लिए सबसे बड़ा कार्ड है स्वदेशी समृद्धि कार्ड, लॉयल्टी प्रोग्राम चलाता है पतंजलि, जिसमें ग्राहकों को, ग्राहक आपका, बिक्री आपकी, सब कुछ आपका, लेकिन पतंजलि उस पर 5 से 10% का कैशबैक देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पर कोई ग्राहक आया, उसने 100 रुपए की दवाई ली, 100 रुपए का 10% कितना हुआ जी? 10 रुपए। 1000 रुपए की दवाई ली, 1000 रुपए का 10% कितना हुआ जी? 100 रुपए। 100 रुपए पतंजलि कैशबैक देगा आपकी दुकान पे। जो ग्राहक आया है, जो औषधि ले रहा है 1000 रुपए, 10 रुपए पतंजलि कैशबैक देगा। जो आपके यहाँ पे 100 रुपए का सामान लेकर जा रहा है, उसको 10 रुपए का औषधियों पे। और कोई शैम्पू लेके जा रहा है, कोई आटा लेके जा रहा है, कोई दाल लेके जा रहा है, कोई चावल लेके जा रहा है, उसको फिर 5 से 7% तक का कैशबैक देगा। बीमा देगा, मान लो भगवान ना करे किसी के परिवार में दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, मतलब घर में, परिवार में कहीं व्यक्ति होता है, रास्ते पे जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से डेथ हो गई, तो पतंजलि उसमें 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर देता है एक्सीडेंटल डेथ पे। और मान लो डेथ नहीं हुई, हाथ पांव, कोई शरीर में रेगुलर ऐसी अपंगता आ गई कि वो ठीक ही नहीं हो सकती, तो 2.5 लाख रुपए का बीमा देता है पतंजलि। ये बहुत बड़ी क्रांति है जी स्वदेशी की। आप समझोगे तो आपको पता चलेगा। आपके गांव का प्रत्येक व्यक्ति केवल आपसे सामान लेगा, परिवार का, अगर ये संदेश आपने उस तक पहुंचा दिया। कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा उसकी सुरक्षा हो 5 लाख के इंश्योरेंस की, वो भी कुछ देना ना पड़े तब। केवल एक कार्ड बनाना है, वो कार्ड भी वो बनाएगा, उसको रिचार्ज कराएगा तो उसको कैशबैक मिल जाएगा प्रोडक्ट के माध्यम से। खर्चा कुछ नहीं है भैया। वो घी दूसरे की दुकान से ले रहा है, आपकी दुकान से भी ले रहा है, वो आटा दूसरे की दुकान से भी ले रहा है, आपकी दुकान से भी ले रहा है, वो साबुन आपसे भी ले रहा है, दूसरे से भी ले रहा है, लेकिन दूसरे से लेने पे ना तो उसको इंश्योरेंस मिल रहा है,
ना उसको कैशबैक मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा, केवल समय खर्च करना पड़ रहा है। आपको बताना पड़ेगा, उसको घर घर जाना पड़ेगा गांव के। जब व्यक्ति गलत काम के लिए, अब वोट मांगने वाले घर घर जाते हैं वोट मांगने के लिए, और कुछ नहीं करते। वो ईसाई मिशनरी घर घर जाते हैं ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए घर घर जाते हैं। कोई तरीका होता है? और हम अपने ऋषियों के पुत्र, जो हमारे वंशज हैं, पूर्वज हैं, उनका प्रचार करने के लिए हम घर घर नहीं जाएंगे? ऐसा क्यों नहीं होगा? हम जाएंगे अपने गांव गांव में, घर घर में, अपने स्वदेशी का, अपने योग का, अपने ऋषियों की पावनी परंपरा का प्रचार करने के लिए। ऐसा विचार हमको अपने रखना है। पूज्य महाराज श्री से उत्साह लेना है जी, हमें निराशावादी नहीं होना है अपने। तो आपको गांव में घर घर जाना है, योग का, आयुर्वेद के झंडे का लगा के प्रचार करना है, और अपने ऋषियों का गौरव बढ़ाना है, और आपका भी गौरव बढ़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आपका गौरव ना बढ़े। हम बात कर रहे थे स्वदेशी समृद्धि कार्ड की। आपकी दुकान पे 1 लाख की बिक्री होगी अगर दवाइयों की, 1 लाख का कितना परसेंट होता है जी? 10%, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए महीने का पतंजलि आयुर्वेद दिव्य फार्मेसी आपके केंद्र पे खर्च करेगा। आप एफएमसीजी प्रोडक्ट का 1 लाख का बिक्री करते हैं तो 5 से 7,000 रुपए पतंजलि खर्च करेगा महीने का आपके केंद्र पे, जो स्वदेशी समृद्धि कार्ड से बिक्री होगी। तो बताओ ये कितना बड़ा योगदान है स्वामी जी का, है या नहीं? सोचा या नहीं कभी इस बारे में? और हिंदुस्तान की किसी भी दुकान पे ये व्यवस्था नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में तो कतई नहीं है। बस बीड़ी शराब सिगरेट बेचते हैं सब। आपको इस नशे को खत्म करके एक अच्छा दृष्टिकोण अपने गांव में खड़ा करें। तो मेरा जो आपसे बात, जो मैं दोबारा कहूंगा, स्वदेशी समृद्धि कार्ड, समृद्धि आपकी और दूसरे की भी, ग्राहक की भी। स्वदेशी समृद्धि कार्ड से आपको अपने यहाँ के प्रत्येक ग्राहक को जोड़ना है। गांव में हर एक घर में जाके आप स्वदेशी कार्ड बना दीजिए, समृद्धि कार्ड। उसके यहाँ आटा जाएगा, दाल जाएगी, चावल जाएगा, साबुन जाएगा, शैम्पू जाएगा, घी जाएगा, तेल जाएगा, दवाइयां जाएंगी, तो आपके केंद्र से जाएंगी, क्योंकि आप उसको इंश्योरेंस दे रहे हो, कोई दूसरा नहीं दे रहा। आप उसको 5 से 10% कैशबैक दे रहे हो, कोई दूसरा नहीं दे रहा। ये आपको समझाना पड़ेगा विभिन्न अवसरों पे, योग शिविरों के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से। भाई गांव में कितने परिवार है? 1,000 परिवार है। 1,000 परिवार के प्रत्येक परिवार के सदस्य का नंबर ले लीजिए अपने पास, और अपने पास व्हाट्सएप ग्रुप के 5 ग्रुप बना दीजिए, और रोज उसको एक अच्छा मैसेज भेजिए अपने ऋषियों की महान परंपरा का। आपके लिए मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये विचार क्रांति पुस्तक है जी हमारी। इसके अंदर पूज्य महाराज श्री ने, श्रद्धेय आचार्य श्री ने इतना अच्छा लेखन किया हुआ है, दिव्य विचारों का, प्रेरणादायी विचारों का, जो दूसरों का उत्साह बढ़ाएगा, उनकी नकारात्मकता खत्म करेगा, जो भारतीय ऋषि परंपरा का गौरव बढ़ाएगा। ऐसे जो है विचार इस पुस्तक में दिए हुए हैं, और आप 5 साल तक व्हाट्सएप करोगे ना अपने कस्टमर्स को, तो भी खत्म नहीं होंगे। इतना ज्यादा इसमें कंटेंट है। इस आयुर्वेद महोदधि में, प्राणायाम रहस्य पुस्तक में, औषध दर्शन पुस्तक में, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य पुस्तक में, योग साधना योग चिकित्सा रहस्य पुस्तक में, भोजन कौतूहलम पुस्तक में इतना कंटेंट है। यदि आप गांव के प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऋषियों के द्वारा जो महान ज्ञान दिया गया स्वस्थ रहने का, प्रत्येक परिवार के व्यक्ति को भेजोगे, 5-10 साल तक भी खत्म नहीं होंगे, इतना कंटेंट है। और आप उनके ग्रुप बनाइए। आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, आपके अंदर दृष्टि होनी चाहिए, आपके अंदर विचार होना चाहिए, आपके अंदर सकारात्मक दृष्टि। अब कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा, मेरे को लोग सोचेंगे कितना भला आदमी है, दिव्य आदमी, ये कितना भोला आदमी है, कैसे लगा रहता है। कुछ लोग तो इसमें भी संकोच करते हैं कि मैं किसी के सामने कोई ज्यादा अच्छा ना बन जाऊं। अरे जब शराब, सिगरेट, दारू, तंबाकू, ईसाई धर्मी सब कुछ, ये गंदा गंदा प्रचार करने वाले लोग जो है गंदे कामों के लिए साहस कर सकते हैं, तो हमें शर्म की आवश्यकता क्या है अच्छा काम करने की? आपके पास आपके गांव के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य का मोबाइल नंबर तो होना चाहिए, चाहे वो 1000 परिवार का गांव है, 200 परिवारों का गांव है, या 100 परिवारों का गांव है। उत्तराखंड में जी 25-25 परिवारों के गांव है, तो छोटे गांव भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। व्हाट्सएप ग्रुप बना के कम से कम 1000-2000 परिवारों से जोड़िए, और उनको प्रतिदिन सुबह सुप्रभात भेजकर, प्रणाम भेजकर एक महान ऋषियों का संदेश भेजिए। आप मतलब आपके पास अवसर बहुत सारे हैं,
और आप देखेंगे नहीं तो अवसर तो फिर दिखेंगे भी, और हम दिखा रहे हैं तो भी नहीं दिखेंगे। लेकिन पॉजिटिव होना पड़ेगा। आपके बारे में कोई क्या सोचता है इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा कर रहे हैं, आपको करना है, अभी करना है, आज से करना है और अभी से लगना है, ये सोचना है आपको। अच्छा करने के लिए ये क्यों सोचना है कि दूसरे वाले क्या सोचेंगे। मेरे वो लोग चिढ़ाएंगे, अरे ये आगे बाबा रामदेव का चेला। अरे हाँ, हम हैं बाबा रामदेव के चेले, बोलो क्या कर लोगे। हम अपने ऋषियों का प्रचार कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का प्रचार कर रहे हैं, अपने गुरु का प्रचार कर रहे हैं, अपने ऋषि संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। तुम मजाक उड़ाते हो, उड़ाते रहो। हम हैं चेले, हम ऋषियों के चेले, हमें गौरव अनुभव होना चाहिए इस चीज का। गाँव में कोई चाहे कितना गलत कर रहा है, वो खुलेआम गलत कर, गाँव में शराबी है, गलियों में घूमता रहता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या कर रहा है, वो अपने कुल का नाम कैसे बर्बाद कर रहा है। अरे हमें हमें क्या दिक्कत है। हम सुबह सुबह मैसेज भेजेंगे ना अपने गांव के सभी लोगों को, ऋषि संस्कृति की पुस्तकों में से देख के मुझे स्वामी जी आप लोगों को शेयर कर देंगे पुस्तकों की डिटेल। तो कहने का मतलब ये है जी, ये आप लोगों को बताना था। मुझे स्वामी जी ने निवेदन किया, हमें परम सौभाग्य मिला कि इस आरोग्य केंद्र के संचालन के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन की अर्जित संपत्ति को स्वदेशी और योग की और ऋषि कार्य में लगाने का संकल्प लिया है, ऐसा दिव्य सामर्थ्य लिया है, और वो इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अपना थोड़ा योगदान उनके लिए दे पाए, हम अपना समय थोड़ा समर्पित आप लोगों के लिए कर पाए, ताकि पूज्य महाराज श्री के इस अभियान में हम अपना योगदान देकर अपने आप को सौभाग्यशाली कर पाए। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात, हम आप लोगों के साथ जुड़े हैं। आपको जी सकारात्मक होना पड़ेगा और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। तो आप लोगों के लिए हमने कहा, सबसे पहले पतंजलि की ब्रांड की आइडियोलॉजी को समझना, आइडियोलॉजी को समझकर उसके अनुसार जीना, हमारे प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को समझना। मुझे स्वामी जी आपको एक कैटलॉग की पीडीएफ कॉपी सबको भेज देंगे, उन प्रोडक्ट्स को पढ़ना, थोड़ा पुस्तकों पे 500-600 रुपए खर्च करना और अपनी समझदारी योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति और बढ़ाना, अपनी दुकान के स्टॉक को अच्छे से मेंटेन करना, बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना, गांव-गांव में घर-घर जाके प्रचार करना, स्वदेशी समृद्धि कार्ड से प्रत्येक सदस्य को जोड़ना और अपने गांव में अपने परिवार का, अपने पूर्वजों का सम्मान गौरव बढ़ाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ। अंतिम बात मैंने क्या, मैंने शब्द का प्रयोग किया, निरंतर पुरुषार्थ। हो सकता है आज के मेरे इस आप लोगों के साथ संवाद से आप लोगों को उत्साह आया हो, थोड़ी एनर्जी आई हो, थोड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण बना हो और एक अच्छा कार्य करने के लिए आपको प्रेरणा मिली। लेकिन ये प्रेरणा का, पूज्य महाराज श्री एक बात कहते हैं, मैं आज उनको सुन रहा था सुबह, तो उनका एक वाक्य मेरे पास आया कि जीवन में प्रगति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो उन्होंने 2 चीज बताई सबसे महत्वपूर्ण, जो निर्धारित करनी है अपने जीवन, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका निर्धारण करना। दोबारा कहूंगा, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका सबसे पहले निर्धारण करना, और उसके बाद संकल्प लेकर विकल्प रहित संकल्प लेना। दोबारा बताता हूं, जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका संकल्प लेना, और संकल्प ऐसा कोई विकल्प ना हो उसमें, मतलब संकल्प ले लिया अब करना है, और उसको फिर निरंतर करना, पुरुषार्थ उसके लिए। हम चीजों को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ ना करने की वजह से उनको छोड़ देते हैं। आलस की वजह से हो सकता है, आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से हो सकता है, जीवन की परिस्थितियां अनुकूल ना होने की वजह से हो सकता है। लेकिन परिवार की अनुकूलता हो चाहे ना हो, वातावरण सकारात्मक हो चाहे ना हो, माइंडसेट विचार अच्छे हो चाहे ना हो, हमें ये करना है और ये नहीं करना है, और वो उसमें हम सफल हो जाएं, उसके लिए फिर पुरुषार्थ करना है। हम भी इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के साथ, हम भी जीवन में सोचते हैं कि हमें ये जीवन में करना है और ये नहीं करना है, और रेगुलर जो करना है फिर उसके लिए विकल्प करना है, और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से। तो आप सभी भाई जो आज जुड़े, वो स्वदेशी समृद्धि कार्ड के माध्यम से गांव के प्रत्येक परिवार को जोड़ेंगे, वहां पर योग और आयुर्वेद की सेवा को लेकर पहुंचेंगे और अपनी समृद्धि का एक बड़ा आधार तैयार करेंगे इस ग्रामीण आरोग्य केंद्र के माध्यम से। मेरी ये आप सभी के लिए
पूरे हृदय से शुभकामनाएं हैं, पूरे उत्साह के साथ लगे, सकारात्मक दृष्टिकोण से लगे। और जिन्होंने अभी स्वदेशी समृद्धि कार्ड नहीं मंगाया है, वो स्वदेशी समृद्धि कार्ड मंगा लो। उससे अच्छा अवसर केंद्र की बिक्री बढ़ाने का कोई दूसरा विकल्प आपको नहीं मिलेगा। और अंत में सबसे अच्छी बात, आप सभी के लिए ये कार्ड जो है 90 रुपए में मिलता है और 100 रुपए में बिकता है। और जो टर्म्स पॉलिसीज हैं वो भी आपको बता दी गई हैं, इसके लाभ भी बता दी गई हैं। अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, फिर आपके जो प्रश्न होंगे वो भी आप पूछ लीजिएगा। भावना सबसे बड़ी अच्छी चीज होती है। भावनाएं, प्रार्थनाएं जीवन में बहुत काम करती हैं, बहुत। आप एक अच्छी भावना के साथ जुड़े हैं तो प्रकृति भी उसमें सहयोग करती है। हम जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन पंच तत्वों से हमारा मानव शरीर, ये प्रकृति बहुत बड़ी दिव्य स्वरूपा माँ है। इस दिव्य स्वरूपा माँ के आघोष में ये पंच तत्व जो है उसके अंदर हम एक छोटा सा अंश है, और हमारे अंदर एक परमात्मा की दी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा है। और जो ये निर्माता है इस पूरी दुनिया का, सृष्टा देवता, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, ज्ञान स्वरूप, वो अदृश्य है, वो दिखता नहीं है किसी को। हमारे भीतर जो आत्मा है वो किसी को दिखती नहीं है, परमात्मा किसी को दिखता नहीं है। सूरज के अंदर जो प्रकाश है वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन उसके तेज को बढ़ाने वाला जो अंश है वो हमें दिखता नहीं। परमाणु हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान होते हैं, तहस नहस भी कर देते हैं और बना देते हैं। ऐसे ही जो प्रकृति के अंदर हमारे दिव्य स्वरूपा माँ है वो हमें दिखती नहीं है। कहने का मतलब ये है, जो ये अदृश्य सत्ता है इस पूरी दुनिया में जो सारा संचालन कर रही है, हम एक अच्छी भावना के साथ उससे जब प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान करे, और भावना और प्रार्थना जब इन दोनों को मिला के हम उससे कुछ मांगते हैं तो वो वातावरण निर्मित सतह होता जाता है कि ईश्वर वो आपको प्रदान करता है, आशीर्वाद देता है। तो आप अच्छी भावना रख के निरंतर प्रार्थना करते हुए ईश्वर से वो सब मांगे जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, और ईश्वर इसके लिए तत्पर बैठा है कि वो आपको आशीर्वाद दे। केवल आपको उन भावनाओं के साथ, पवित्र आत्मा के साथ उसके लिए योग्य बनना है। तो अच्छी भावना से, प्रार्थनाओं के साथ इस स्वदेशी के कार्य को आप विस्तार देंगे, महान ऋषियों का गौरव बढ़ाएंगे। मुझे महाराज श्री श्रद्धेय आचार्य श्री जिस दिव्य संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस कार्य को विशाल विस्तार देंगे। इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को धन्यवाद संप्रेषित करता हूँ, और पूज्य स्वामी पुण्यदेव जी को अभी ये मंच समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। कोई प्रश्न होंगे तो फिर ले लो। ओम। पंकज जी महाराज जी। अभी समय तो बहुत ज्यादा हो गया है, एक दो प्रश्न है, तो एक दो जो मुख्य विषय, इस विषय में कुछ लेना चाहें तो एक दो प्रश्न ले लेते हैं मुख्य रूप से। हाँ, न्यूटन अकेला जी आप प्रश्न करें। न्यूटन अकेला जी को वो कर लो, अनम्यूट करिए। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं न्यूटन अकेला, न्यूटन जी। तो आप अपने विचार रखिए भ्राता जी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट में करिए। हाँ, ओम स्वामी जी। हाँ जी। पंकज भ्राता श्री को भी हमारा प्रणाम। बहुत अच्छा से आपने हम सभी ग्रामीण आरोग्य संचालक के विषय में बहुत अच्छा जानकारी दिए, और हम लोग के दुख रख पर आपने हाथ भी रखा। हाथ इसलिए बताया मैंने कि आपने हम लोग को इतना अच्छा सुझाव दिए, इतना अच्छा सुझाव दिए, जो हम लोग बोलना चाह रहे थे अपने मनोभाव को, उसको आपने रखा। सभी ग्रामीण आरोग्य संचालक की तरफ से हमारा आपका नमन बंदन। बहुत अच्छा से आपने समझाया। जी आवाज सुन रहे हैं हमारा? जी जी आवाज आ रही है, बोलिए। और हम कहना चाह रहे थे कि कार्य तो बहुत अच्छा से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है स्वामी जी। थोड़ा सा मेडिसिन में जैसे कोई ज्यादा आइटम बिकने वाला है, वो अगर ज्यादा मात्रा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आइटम कम मात्रा में बिकने वाला रहता है, उसे थोड़ा हम लोग को कम मात्रा में दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ हमें यही कहना था स्वामी जी, और कुछ नहीं।
मैं इसमें वही एक नहीं बात उसका कहना चाहता हूँ। भ्राता जी ने प्रश्न पूछा कि जैसे कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा है। देखो, हमने ये अनुभव किया है, जो हमारे केंद्र का संचालन अच्छा करते हैं, जो बहुत सुपर एक्टिव रहते हैं, जो केंद्र संचालक, उसमें से भाई भी हैं हमारे, वो ये प्रतीक्षा नहीं करते कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से सामान आएगा तो ही सामान मिलेगा। वो ये देखते हैं कि कहाँ सामान मिल रहा है और वहां से लेकर आ जाते हैं। जैसे ग्रामीण आरोग्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में है, शहरों में चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर है, और शहरों में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कुछ ग्रामीण आरोग्य केंद्र हैं 200 200 500 500 1000 किलोमीटर दूर है। वहां से सामान निकलेगा तो आपके पास 7 दिन में पहुंचेगा, और आपके पास सामान आज खत्म हो गया और आपसे 10-15 किलोमीटर की दूरी पे एक आरोग्य केंद्र और है, एक मेगा स्टोर और है, आप उस पे जाइए, आपके पास जो औषधियों की कमी अभी इन शॉर्ट टर्म हो रखी है वो उनसे लाइए और बेचिए। त्वरित समाधान ये है। आप ये सोचेंगे कि नहीं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से सामान आएगा तभी बेचूंगा और मैं कहीं लेने नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब आप अपना ही दुकान का नुकसान कर रहे हैं। आपको हमारे माध्यम से, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से उत्पाद समय पर उपलब्ध हो के लिए तो हम प्रयासरत हैं, और ये समस्याएं जो नई औषधियों में है शॉर्टेज की, उधर आ रही है अभी, क्योंकि उनका प्रोडक्शन एक ही बार में इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि वो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच जाए। लेकिन आप शहरी क्षेत्र तक पहुंच जाओ, अपने गांव से निकल के, जहां वो औषधियां मिल रही है उनसे थोड़ी मात्रा में ले आओ, अगर वो नो प्रॉफिट नो लॉस में भी मिल रही है तो भी ले आओ, थोड़े दिन बेच लो, कस्टमर तो कम से कम बनेगा, वो तो ही जाएगी जी। कस्टमर वो बना रहेगा, उससे कस्टमर टूटेगा नहीं हम लोगों का। कस्टमर बना रहेगा, उससे सबसे बड़ी बात है। मैं फिर कहता हूं इस बात को, ये नुकसान काफी केंद्र संचालक करते हैं, वो सोचते हैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से सामान आएगा तभी लेंगे, तो उसमें क्या है, वो अपना स्टॉक लेकर आए और अपने सॉफ्टवेयर में चढ़ा दे। जी जी नहीं चढ़ेगा, समझिए, उसको चढ़ाना पड़ेगा। आप जो है बिलिंग सॉफ्टवेयर टीम से इसमें प्रशिक्षण दिलवा दीजिएगा स्वामी जी इनको। एक प्रश्न मेरे पास ये भी आया है कि भाई जो अगर हम बाहर से सामान लाएंगे तो सॉफ्टवेयर में कैसे चढ़ेगा, तो उसमें बिलिंग सॉफ्टवेयर से ये व्यवस्था हमने कर रखी है कि वो मैनुअली उसमें स्टॉक चढ़ा दे, वो आपको सिखा देंगे स्वामी जी। एक समस्या और है पंकज भ्राता श्री, वो अगरबत्ती आस्था का प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे थे, आस्था के प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे थे। आस्था के प्रोडक्ट, जी जी, अच्छा, वो हम लोग मिल नहीं पा रहे अभी जी, वो हम लोग को, चलो उसको देख लेते हैं। आस्था के जो प्रोडक्ट है वो हम देख लेते हैं, काफी बड़ी रेंज, अच्छे प्रोडक्ट है, वो भी हम देख लेते हैं, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन मैंने ये जो बात कही, सभी ग्रामीण लोग भाई ध्यान देना कि भाई अगर आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से सामान 10 दिन बाद आ रहा है, 15 दिन बाद आ रहा है, इतने दिन तक दुकान पे सामान ही नहीं है, इतना नुकसान करने की कभी आवश्यकता नहीं है। शहर में जाओ, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अपनी लिस्ट बनाओ, सामान लेके आ जाओ 5-7 दिन का, और उसको बेच लो 5 दिन, जब तक दूसरा सामान नहीं आता। वो तो आ ही रहा है, उसको मैनुअली सॉफ्टवेयर में एंट्री कर लो, हो जाएगा। और बताइए। धन्यवाद, प्रणाम। स्वामी जी और कोई प्रश्न? अशोक जी, अशोक कुमार जी, ओम जी, भ्राता जी ओम। ओम। हमारा भी प्रश्न उसी हिसाब से, आज हमारा बिलिंग हुआ है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से जी, तो 2,10,000 का अमाउंट बना और 75 आइटम ही हमको मिल पाया है जी। तो इस प्रकार से हम अपना स्टॉक मेंटेनेंस कैसे रख सकते हैं? अब जैसे मान लिया जाए कि अश्वगंधा चूर्ण है 25 का इसमें क्या कार्टून है, मैं बता देता हूँ आपको, मैं आपको फिर वही बात कहूंगा, रिपीट करूंगा। जी जी, वो तो ऐसा आपको अनुभव होगा कि आपको एसडी से सामान नहीं मिल रहा फॉर द टाइम बीइंग। जब आपने ऑर्डर दिया तब नहीं मिला, और जब आपका ऑर्डर आ गया तो एसडी पे सामान आ गया। इन चीजों में, इन परिस्थितियों में आपको अपनी दुकान की ग्राहकी खराब करने की आवश्यकता नहीं है। सेम उत्तर है, आपको नजदीकी किसी मेगा स्टोर चिकित्सालय से मिल रहा है, उससे बात करके वो प्रोडक्ट ले आइए और बिक्री तो कर लीजिए। वहां से हमको उतना परसेंटेज मिल जाएगा? उतना परसेंटेज नहीं मिलेगा, मैंने आपको दोबारा कह रहा हूँ,
कि दुकानदारी खराब करनी है परसेंटेज के चक्कर में, या 5-10% जो मिल रहा है उससे चलाना है काम? जी नहीं, वो शॉर्ट टर्म के लिए है ना, जी रेगुलर के लिए थोड़ी है। आज मान लो आपको आपके उसमें आंवला कैंडी नहीं मिला, अगले ऑर्डर में आ जाएगा एसडी से, लेकिन अगला ऑर्डर कब देंगे तभी तक पूरी प्रतीक्षा करेंगे, 20 दिन तक वो प्रोडक्ट रखेंगे ही नहीं अपने यहाँ पे, दुकानदारी तो खराब हो गई भाई। जी। तो जैसे आज ये आप जानकारी मिली, 3% के चक्कर में, 3-4% के चक्कर में पूरी दुकान मत खराब करो ना। नहीं नहीं करेंगे तो इस ग्रामीण जानकारी क्षेत्रों के में हमने लिए क्या देखा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक और बात रखता हूँ, अब मैं पतंजलि से हट के बात करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूटर पे, रेडी पे प्रोडक्ट सारे, ब्रेड रख के, अंडे रख के, साबुन रख के, शैम्पू रख के, चिप्स रख के, बिस्कुट रख के, आटा रख के, दलिया रख के, बेसन रख के, तेल रख के डिस्ट्रीब्यूटर सामान देने जाता है गांव वालों को। कितने परसेंट पे देता है जी वो? 5% पे, 6% पे, 8% पे। और गांव में ऐसी तमाम दुकानें चलती हैं। तो दुकानदार जब दूसरा व्यक्ति दुकान अच्छे से चला रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, दूसरी कंपनियों का प्रोडक्ट बेच रहा है, आपको तो फिर भी उससे अच्छा मिल रहा है, तो उसको उस चीज पे 3-4-5% के चक्कर में, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये बोल रहा हूं केवल मैं ये बात पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर के लिए नहीं बोल रहा, केवल ग्रामीण आरोग्य केंद्र के लिए बात बोल रहा हूँ कि अगर इन द शॉर्ट टर्म आपके पास कोई प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई एसडी से, किसी दवाई की आपको उपलब्धता नहीं हो पाई 8-10 दिन, तो आप उसकी प्रतीक्षा मत करें। आप अपना एक ऐसा शेड्यूल कर लें कि आप किसी सेंटर पे जाके उसको लेकर आ जाए, उसमें आपको 5%, 10% कुछ भी नहीं मिल रहा, आप अपनी दुकानदारी मत खराब करें। वो केवल आपकी मान लो 5 लाख की बिक्री है, 5 लाख की बिक्री में से या 3 लाख की बिक्री में से महीने का 15-20 हजार के इतने प्रोडक्ट बैठेंगे बस, जो आपको बाहर से लाके आपको बेचने पड़े, इससे ज्यादा नहीं बैठेंगे। 15% से लेके 10% तक ही ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो आपको इमरजेंसी में जब आपके पास खत्म हो गया तो लेके आने पड़ेंगे। लेकिन आपको अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर पे स्टॉक मेंटेन करना, बिक्री के ट्रेंड के हिसाब से 10 दिन का, 15 दिन का वो हिसाब तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप उसका प्रबंधन देख रहे हैं, आप स्टोर चला रहे हैं, आपको ज्यादा अच्छे से पता है मेरे कौन से प्रोडक्ट की सेल फास्ट है, कौन से की कम है। जो कम है उसका स्टॉक कम करिए, ताकि आप उसमें इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइज कर पाए, ये बहुत जरूरी है, ये मैं इसमें कहना चाहूंगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, नमस्ते। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे लॉकडाउन में बाकी फार्मेसी खुला रहता है, तो हम लोग का ग्रामीण आरोग्य केंद्र खुला सकता है क्या? खूब खोलो, कोई दिक्कत नहीं। एफएमसीजी मार्केट खुला हुआ है, दवाइयों मार्केट खुला हुआ है। कोई प्रशासन का व्यक्ति समस्या करने आता है तो उससे बात करो जी, दवाइयां का है, और अपने यहाँ से स्वामी जी एक लेटर भेज देंगे, वो लगा लो अपनी दुकान के बाहर, सबने लगा रखा है। बहुत बढ़िया होगा। हमारे पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र, पतंजलि मेगा स्टोर पूरे हिंदुस्तान में खुल रहे हैं, लॉकडाउन में चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। संस्थान का एक लेटर है, वो आप सबको स्वामी जी भेज देंगे, वो अपनी दुकान के बाहर लगा लीजिएगा। कोई तंग करता है पुलिस वाला जान पूछ के, तो उसको वो लेटर दिखा देना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया होगा तब। थैंक यू जी। बाकी आपकी समस्याओं के सभी समाधान के लिए आज मैं जहां बैठा हूं, ग्रामीण केंद्र कार्यालय, जहां पे अपने कितने भाई हैं स्वामी जी? यहाँ पे 12 भाई हैं जो आप लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर संपर्क में रहते हैं। कार्यालय में फोन करें, अपने फील्ड के जो मार्केटिंग के भाई हैं उनको फोन करें, पहले फील्ड के भाइयों को बात करें, और वहां पे समाधान ना मिले तो हरिद्वार में भाइयों से बात करें, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी आपको ग्रामीण आरोग्य केंद्र की मेल आईडी पता है, व्हाट्सएप नंबर पता है, आपकी कोई समस्या है ग्रुप में डाल दीजिए। आपसे बात नहीं हो पा रही, कोई संपर्क नहीं कर पा रहा, आप ग्रुप में डालिए, ग्रुप कार्यालय का भाई है वो संपर्क करेगा। पंकज जी और वैष्णव जी तो भाई लगे ही रहते हैं, पुरुषार्थी भाई हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, ये तो समर्पित भाई हैं, दिन रात लगे रहते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं यहाँ पे, इनसे आप संपर्क करो। ठीक है, हो गया जी। चलिए, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम।
पूरे 2 घंटे हो चुके हैं और आदरणीय पंकज जी को बहुत गंभीरता से आप सुन रहे थे। तो उनका सत्र फिर अगले महीने एक बार फिर कर लेंगे, क्योंकि हर महीने एक तो कोशिश करेंगे अगले महीने एक सत्र और लेंगे। और उनके, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा, आदरणीय पंकज जी ने कम से कम 6-7 साल छोटी छोटी बातें, जैसे मैं तो व्यापारी नहीं हूँ, आप लोग मेरे से ज्यादा बिजनेस जानते हैं, है ना, मैं तो ऐसे ही सहयोग करने आपके लिए बैठा हूँ। तो बोल रहे थे ना, जैसे क्या कह रहे थे, वो जो है वो आते हैं जो खाने के जो पाचक आते हैं, पाचक के डिब्बे से एक एक सबको दाना खिलाओ, तो ये कितनी बड़ी बात है। पाचक के दाने 2-4 डिब्बे खोल के अनार दाना, हिंग हिंग गोली बिस्किट, अगरो अगरो रख के नमकीन, टेबल में, चाहे सब 200-400 खर्चा कर रुपए रहे हैं। आपके माह में खर्च हो भी जाते हैं। तो जो भी आपका ग्राहक आता है उसको उसका टेस्ट कराएं, तो कितनी अच्छी बात है। तो आदरणीय पंकज जी ने इतना अमूल्य समय आपके बीच रखकर दिया है, तो उनको सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। और आपका अमूल्य समय इसी प्रकार भविष्य में भी हमें मिलता रहे, जिससे कि इस स्वदेशी की सेवा को हम जन जन तक पहुंचा सकें। तो अब भ्राता जी का समय हो गया है, उनको हम विदाई देते हैं इस समय। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी, एक बार पुनः ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों की ओर से आपका। और बाकी आज मैं आपके बीच बैठा हूँ सामने। कल प्रातः काल, अब कल का दिन मेरे लिए है, मैं सुबह भी मैं ही रहूंगा योग सत्र में, और सुबह मैं स्वयं योग कराऊंगा आपको, और